ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया विरोर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। क्या मार्केट पे बात करें, ये थोड़ा सोचना टफ होगा इस समय, क्योंकि मार्केट काफ़ी इस समय एक रेंज में शुरू के वो आधे 1 घंटे का वो जो एक प्राइस एक्शन है। विरुषा, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। उसको अगर छोड़ दें तो मार्केट उसके बाद बिल्कुल फ्लैट है और एक टिपिकल ऑप्शन राइटर्स की जकड़ में मार्केट। इनफैक्ट सुबह से अगर आप देखें, करीब 10 बजे के बाद से ऑप्शन राइटर्स ने इस मार्केट पर एक ज़बरदस्त पकड़ मजबूत की है। सुबह से हम 24,200 से 24,300 की एक रेंज उसमें फंसे हुए हैं। अगर दिखा सकें तो दिखा दीजिएगा। 24,200 की पुट और 24,300 की कॉल, यहाँ पर भारी राइटिंग हुई है। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ कि किस लेवल की यहाँ पर राइटिंग है। 24,300 की कॉल में 3.5 करोड़ शेयर हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ शेयर आज जुड़े हैं। जी हाँ, 3.5 करोड़ शेयर में 2.5 करोड़ शेयर आज जुड़े हैं। और इवन 24,200 की पुट, जहाँ पर 2.5 करोड़ शेयर हैं, वहाँ पर भी करीब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 3.5 करोड़ शेयर, जैसे मैंने कहा, उसमें से 2.5 करोड़ के करीब आज जुड़े। और ऐसा ही आपको नज़ारा पुट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ 2.36 करोड़ इसका नेक्स्ट पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आता है ना, वो भी फ्लैश करिए तो उसमें आपको दिखाई देगा काफ़ी ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर चेंजेस हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ये भी एक बहुत ही टाइट रेंज में है बेसिकली। फार्मा और अगर आप छोटे बैंक देखें कुछ, वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी बाइंग है। HUL की मार्जिन गाइडेंस थोड़ा उसने निराश किया। इसके लिए सुबह अच्छे नंबर्स, अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद वो कॉल शुरू होने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और अब वो स्टॉक डे लो पर है। लेकिन खैर, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुस्त बाजार आज के सत्र में देखने को मिला। जिस तरीके से कुछ एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन रेड ही कारोबार कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। हालांकि आपने भी जो मेंशन किया, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि क्या ये टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन इसीलिए ये दबाव देखने को मिल रहा है, या फिर बहुत ही ओवर बॉट हो गया था मार्केट और अभी थकना ज़रूरी था? देखिए शायद वैसे भी 0.3% डाउन है हम, तो इसके लिए। और प्लस अगर आप देखें, मार्केट ने आज सुबह आई थिंक ये मार्केट ने 2 बार ट्रैप किया। आई थिंक आज ऑप्शन बायर्स ट्रैप हुए हैं, क्योंकि आपने अगर कॉल या पुट बाय करने की कोशिश की, आपका पैसा नहीं बना है। मार्केट भले ही गिरा हो, लेकिन पुट बाइंग में भी आपका पैसा नहीं बना होगा। आप देखिए तो पूरा का पूरा वो प्रीमियम डिके हुआ होगा। तो आज के लिए एक रेंज है 24,200 से 24,300 की। हम 24,250 पर हैं। इनफैक्ट पुट राइटर का कॉन्फिडेंस इतना है कि 24,250 का भी जो पुट और कॉल है, उसका कुल प्रीमियम मिलाकर आज अब 10 रुपये रह गया है। मतलब इतनी ज़्यादा छोटी रेंज मैंने नहीं देखी, जहाँ पर इतना राइटर्स का कॉन्फिडेंस हो कि वो 24,250 के भी 20 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमेगा। तो शायद ये एक आपको 3 बजे तक शायद इसी को नेविगेट करना पड़े और एक शायद 3 PM मूव आए मार्केट में। लेकिन पोजिशनली श्रेय अभी भी टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी मार्केट का बेसिक टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। 24,050 के ऊपर आप जब तक हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क जरूर ओपन हुआ है इस मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान की मार्केट में भी काफ़ी हलचल मची हुई है और वहाँ पर भी कुछ 1-2 सरफेस टू सरफेस मिसाइल वगैरह टेस्टिंग हुई है। तो कुछ ना कुछ एस्केलेशन तो होगा, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। अब वो कब होगा, उसकी टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो एक रिस्क रहेगा मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है 54,800 तक की डिप को बाय करना होगा। 54,500 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सुस्ताना बनता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, 50,000 से 56,000 की रैली हुई थी। क्या 56,000 वाला बैंक निफ्टी एक बार 55,000 नहीं आ सकता? मैं तो कहता हूँ इवन 54,000 भी आ जाए, 54,500 भी आ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मेरी अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी पर। वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज FNO में क्या इंटरेस्टिंग है, एंड स्पेशली रोल ओवर स्टैट्स को देखते हुए। वीरो बताइए क्या आपको देखने को मिला वहाँ पर? जय मनोज, पहले मैं थोड़ा सा 3-4 स्टॉक्स रख देता हूँ, उसके बाद रोल ओवर्स के स्टैट्स रखूँगा। रोल ओवर के स्टैट्स यानी मई के पर्सपेक्टिव से और अभी के स्टैट्स सिर्फ क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से। क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से 3 स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। एक तो डालमिया भारत के नंबर्स के बाद पूरे सीमेंट स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस परफॉर्मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट अब अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग OI पैटर्न बोथ आई थिंक मई और ऑप्शंस में भी, एंड 84% रोल ओवर। इसने आज बजट से लेकर अब तक के पूरे टाइम फ्रेम के जो स्विंग हाइस थे उसको पार कर दिया। 84% रोल ओवर, शानदार मूव।
एक और इंडेक्स के बड़े काउंटर का ब्रेकआउट तैयार होता हुआ। दूसरा ACC, इसी स्पेस से रखूंगा। ACC स्ट्रॉन्ग मूव 2113 पे ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट यहाँ से 5 रुपये ऊपर यानी करीब 2118 पे परसिस्ट करता है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी हमने एक चीज़ देखी थी, आपको याद होगा HDFC AMC के केस में, एक नंबर अच्छा आया तो स्टॉक चला, हाथों हाथ चला, और सिर्फ 1-2 दिन नहीं, काफ़ी दिन चला। तो सीमेंट में आज वैसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है पूरे सेक्टर में। ACC आपकी स्क्रीन पे 2113 पे डे हाई पर आगे ट्रेड करता हुआ 74% रोल ओवर, करीब 37% का बिल्डअप आज मई की सीरीज में है, और इसका 200 डे में याद रखिएगा 2135 पे परसिस्ट करता है। और तीसरा मैं रखना चाहूँगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा 470 पे आके ट्रेड करता हुआ। 470 पे ट्रेड करने का मतलब ये है कि सिंपली आज ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर 8 जनवरी के बाद पहली बार हम पिछले 3-4 सेशन से देख रहे हैं कि सीमेंट में बाइंग आ रही है, सॉरी ऑटो में बाइंग आ रही है। M&M, देन अशोक लेलैंड, आज मारुति में सुबह स्विंग काफ़ी अच्छा खासा था। तो अपोलो टायर्स पर नजर रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। अब आता हूँ रोल ओवर्स पे अनुज। निफ्टी में 65 और निफ्टी बैंक में 66। अमूमन अगर आप देखें अच्छा रोल ओवर 2-3% के फ्रैक्शन से निफ्टी बैंक में होता है, बट निफ्टी बैंक कल से थोड़ा बैकफुट पे है तो उस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है। बाकी निफ्टी में शुमार रोल ओवर्स को अगर आप देखें तो बजाज ऑटो 92%, क्योंकि ये रिवर्सल मोड में है। श्रीराम फाइनेंस में करीब 91%, JSW में 90, HCL टेक्नोलॉजीज में 89 और एशियन पेंट्स में 88। यहाँ पे गौर करने लायक अच्छे जो रोल ओवर हैं वो है श्रीराम फाइनेंस और एक एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स 100 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ। बैंकों में सबसे अच्छे रोल ओवर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे रोल ओवर्स अच्छे हैं। बैंक्स के रोल ओवर्स अच्छे हैं, इसमें कोई राय नहीं। और इंट्राडे में अभी अगर मैं देखूं तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छे रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। आज इंट्राडे लो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, इस बात पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। और बाकी मिड कैप में जहाँ अच्छे रोल ओवर्स हैं उसमें भारत फौज 91%, मैरिको 90%, पॉलिसी बाजार लगभग 90%, उसके बाद HDFC AMC अर्निंग्स के बाद से ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 90% रोल ओवर, और साथ ही साथ कमेंस करीब 88% रोल ओवर यहाँ पर। तो ये थी रोल ओवर्स की फिगर्स और कुछ के हालिया आई थिंक पैटर्न। बट अनुज, सुबह हम HUL पे बात कर रहे थे, आई मीन वॉल्यूम्स के नंबर्स चीज़ की एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे, लेकिन जो टिप्पणियाँ मैनेजमेंट की रही, क्या उसने निराश किया? और क्या ये थोड़ा सा अब FMCG के हालिया मूव को थोड़ा सा पॉज कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए वीरू, जब हम बात कर रहे थे नंबर्स, हमने वॉल्यूम के नंबर देखे, हमने नंबर्स देखे, सारे नंबर अच्छे लगे। हमने बात की कि ये बहुत शानदार है। उसके बाद स्टॉक में 30-40 रुपये की रैली भी आई। उसके बाद जब मैनेजमेंट की इंटरेक्शन शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मार्जिन पे हमारा इस बार थोड़ा प्रेशर रहेगा। आई थिंक वो थोड़ा स्ट्रीट को बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल मैं इतना डिसअपॉइंटेड नहीं था। अब आई थिंक कल सुबह एक बार देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या व्यू लेकर आ रहे हैं। आई थिंक ये कहना कि पूरे सेक्टर पर शायद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, आप देखिए एक बार टाटा कंज्यूमर का, सुबह टाटा कंज्यूमर भी डिसअपॉइंटेड था पहले, आज जबकि हमने ग्रीन में लिया था वो, लेकिन उसके बाद इंटरडे में देखिए क्या शानदार रिकवरी आई। इनफैक्ट बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज की सबसे अच्छी ट्रेड ही टाटा कंज्यूमर पड़ी। अगर आपने ग्रीन का व्यू लिया और सुबह 5% गैप डाउन खुला तो एक्चुअली सबसे अच्छी ट्रेड यही पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एक वन वे व्यू लेगा सिर्फ लीवर की उस कमेंट्री को लेकर, और हो सकता है लीवर की मैनेजमेंट थोड़ा सा अपने आप को एक कंजर्वेटिव रख रही हो, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होऊंगा FMCG पर, और देखते हैं आगे जाकर किस तरीके के मूव्स बनते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि क्रूड प्राइसेस भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, तो और लीवर की मैनेजमेंट इन जनरल वैसे भी पहले भी काफ़ी कंजर्वेटिव रही है, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव व्यू लिया हो, लेकिन फिर भी कोई मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा इसमें नर्वस होने की ज़रूरत है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया बताइए क्या पिक किया आज आपने ट्रेंडिंग काउंटर्स में? जी वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से मार्केट में सेक्टोरल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, कल IT ने कमान संभाले, आज कहीं ना कहीं निफ्टी फार्मा ने कमाल संभालने की कोशिश की है। लगभग ये इंडेक्स आप देखें 0.25%, लगभग 1% करीब भी चढ़ के कारोबार कर रहा है। डे हाई पर भी था, वहाँ से थोड़ा हालांकि फिसला है, लेकिन जो डर बना हुआ था फार्मा को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। क्या फार्मा पे अप्रोच अभी फिलहाल रहेगा सर? नहीं श्रेया, देखिए ट्रम्प साहब ने उन चीज़ों से टैरिफ वापस ले लिया जो उन्होंने लगाए थे।
जिन पे नहीं लगाए उन पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसके लिए, और ये हमारा कंसिस्टेंट व्यू रहा था कि फार्मा बेस्ट प्लेस्ड है, फार्मा बेस्ट प्लेस्ड है। और फार्मा में एक और चीज़ थी कि अगर आप गलती करेंगे भी, मान लीजिए हायर लेवल पर लेने की, तो भी क्योंकि इस बार के क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे तो वो आपको बेल आउट कर देगा। तो इसके लिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि फार्मा में इस तरीके के आपने मूव्स देखे हैं। आई थिंक आपको एक एक करके सब स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। आई थिंक औरोबिंदोस, डिवीज, लुपिन और ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने हमारे पैनल ने डिस्कस भी करें। तो नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, ये स्वाभाविक सी चाल देखने को मिल रही है निफ्टी फार्मा में। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं। बाजार हालांकि सुस्त है, लेकिन पहले वो काउंटर्स जिसमें तेज़ी हमें देखने को मिल रही है आज के सेशन में, वो आपके सामने रख देती हूँ। कौन से काउंटर्स में आज एक्शन है? इंडसइंड बैंक आज यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 4.5% के करीब तेज हो गया। ग्रासिम देख लीजिए, लगभग 2.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। टाटा मोटर्स इनफैक्ट यहाँ पे देखिए ऑटो पैक में कहीं ना कहीं खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है, 1% के करीब चढ़कर कर रहा है कारोबार। अल्ट्राटेक सीमेंट डिहाई पर 1.5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। साथ ही आप देखेंगे फार्मा पैक हम डिस्कस भी कर रहे थे, उसी का काउंटर डेविस लैब 5% तेज हो गया। टाटा एलेक्सी 4% से ज्यादा। डालमिया भारत रिजल्ट आई, स्ट्रीट को अच्छे लगे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, 4% करीब तेजी। आरबीएल बैंक भी 4% करीब चढ़कर कर रहा है कारोबार। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पे डेंट भी पड़ता नजर आया, एचयूएल रिजल्ट और मार्केट को कमेंट्री पसंद नहीं आई मैनेजमेंट की, गोता लगा गया, 4% टूट गया। भारतीय एयरटेल डेंट पड़ा इस पे आज 2% के करीब। आईसीआईसीआई बैंक टूट गया 1.5%, और आयशर मोटर्स में भी मुनाफा वसूली 1.5% के करीब देखी जा रही। कुछ और काउंटर्स यहाँ पे देखिए वायदा बाजार से। सिंजिन एक्सीडेंट ऑफ द डे, लगभग 12.5% से ज्यादा टूट गया। क्यों टूटा और इसको अच्छे से समझेंगे शो में आज। भारत फोर्ज पे भी आज दबाव देखने को मिल रहा है 2.5% से ज्यादा। लोधा इसमें शामिल 4.25% के करीब गोता लगा गया, और बायोकॉन में भी गिरावट देखने को मिल रही है 2.5% से ज्यादा। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हूँ कि कार्यक्रम का क्रम क्या है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मुताह जी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुचित जैन और सोमिल मेहता से। 2:20 पर यतिन मोता बताएंगे आपको कि एफएमसीजी शेयरों में गिरावट क्यों है। साथ ही पूरे सेक्टर आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नुवामा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश राय जी। 2:30 बजे विनी मोतीवाला बताएंगे आपको ल्यूपिन और डिविस में तेजी आखिर क्यों है। साथ ही मैं समझाऊंगी आपको कि सिंजिन का शेयर क्यों टूट रहा है। आज 2:35 पर मारुति के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष वर्मा, और साथ ही श्रीराम और चोला फाइनेंस के नतीजों का पोल देंगे यतिन मोता। 2:45 पर भारतीय एयरटेल पर खास खबर लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय। 3:05 पर यतिन से समझेंगे डीलिंग रूम में कौन से स्टॉक्स पर फोकस है। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए हमारे गेस्ट कनेक्टेड हैं और एक के बाद एक अब कॉल्स लेने की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून काबा सर, बताइए क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून टू यू। टायर तो फ्लैट है, गाड़ी कितनी चलेगी कहना मुश्किल है। स्टॉक जो चुना है मैंने वो है सन फार्मा, ट्रेड करा है 1803 के आसपास, स्टॉप होगा 1793, तो मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। गाड़ी आगे चले तो शायद 1820 भी पॉसिबल। सन फार्मा। मुझे पहली बार लगा कि सर आप अपोलो टायर्स पे कॉल देने वाले हो। सर आपने बड़ा अच्छा यू टर्न लिया है। तो चलिए ठीक है सर, फर्म आपकी कॉल है 1802 पे आपका एक बाय कॉल, और डे हाई की ट्रिजेक्टरी में भी ये भी ट्रेड कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए टीटागढ़ में खरीदारी करने की राय रहेगी। टीटागढ़ के अगर पैटर्न देखें तो स्टॉक 725 से हाई टॉप से हाई बॉटम बना रहा था। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो करंट लेवल्स पे टीटागढ़ में खरीदारी करेंगे। 809 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और 845 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 820 वाला कॉल ऑप्शन में मंथ का लिया जा सकता है। 56 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, और 70 रुपए के टारगेट सेट करना है। 809 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टीटागढ़ में आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस जी के पिक इस वक्त की। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड मॉर्निंग वाला ही रहेगा। एमसीएक्स में एक काफी हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है यहाँ पे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे बाय करें। 6100 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 6450 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए आप चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक किया आपने?
जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। मेरा एक सेल कॉल रहेगा वरुण बेवरेजेस में। वीबीएल थोड़ा मुझे लगता है और सेलिंग प्रेशर विटनेस कर सकता है, जहां पे लेवल्स 500 से लेके 480 तक आ सकता है। तो 555 के स्टॉप लॉस से वीबीएल में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 480। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो मेक सीरीज का 520 का पुट ऑप्शन जो रफली 23 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 17 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 31 से लेके 37। ओके, वरुण बेवरेजेस पे सेल कॉल है, याद रखिएगा। थोड़ा सा प्रेशर में ये स्टॉक आज सुबह से आता हुआ, शॉर्टिंग काफ़ी उस स्टॉक में आज हुई है। वीबीएल प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे चार्ट रखेंगे, इसका 3% नीचे है 531 पे। यस, आज एग्जैक्टली ये जो प्राइस है ना 531.95, ये इसका 20 डे राइजिंग एवरेज है, एग्जैक्टली यही 531.55। खैर चलते हैं सोमिल जी के पास। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? मेरा ट्रेड होगा सेल साइड पर वोल्टास। एक फ्लैग पैटर्न बना है और यहाँ से 20 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश सेल साइड पर आए हैं और इसका टारगेट होगा 1150 और स्टॉप लॉस होगा 1360। वोल्टास पर बिकवाली की राय सुमिल जी की तरफ से आती हुई, तो अभी तक 3 बाई कॉल्स आई, सन फार्मा, टीटागढ़, एमसीएक्स बाई, साथ ही वरुण बेवरेजेस और वोल्टास सेल साइड की ट्रेड आपके लिए। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है इस मूड माहौल में? कौन से स्टॉक्स पर आप लगा रहे हैं बेट? गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो डिफेंस थीम है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। हमने कुछ चर्चा कुछ प्राइवेट डिफेंस स्टॉक की भी की थी, और अभी हमें लगता है कि जो एक स्टॉक हमें काफ़ी पसंद आ रहा है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनामिक्स गाइडेड मिसाइल्स के अंदर में एक गवर्नमेंट कंपनी है, और काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक इस समय पे इस कंपनी के पास में है। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस समय हमें देखने को मिल रही है भारत डायनामिक्स के अंदर में, जो कि ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर पे भारत डायनामिक्स के अंदर में नजर आएगी। मोटा मोटी आप देखेंगे तो 10 से 12% की जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, जो कि एक अच्छी एक्सपोर्ट रेवेन्यू विजिबिलिटी भी इंडिकेट कर रहा है। और एक जो चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है इस कंपनी के अंदर में, इंडिजिनाइजेशन का जो कंटेंट है वो 80 से 90% के आसपास आ चुका है, और ऑलमोस्ट 98 ऐसे क्रिटिकल कंटेंट है जो अब कंपनी को इंडिजिनाइजेशन के थ्रू बना रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कम हो रहे हैं और मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आ रहा है, जिसकी वजह हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन मोटा मोटी 20% के आसपास देखने को नजर आ रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी, एक स्ट्रांग एबिटा मार्जिन प्रोफाइल के साथ में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में दिखा सकता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का एक रिन्यूड फोकस डिफेंस पे आया है, और खासतौर पर इस बजट में भी एक अच्छा लोकेशन हमें देखने को नजर आया, हमें लगता है पूरा डिफेंस काफी अच्छा करेगा। खासतौर पर भारत डायनामिक्स, जहां पर पे टेक्निकली भी आप देखेंगे तो वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे स्टॉक एक अच्छा हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर बना रहा है, और 6 से 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट यहां पर नजर आया, जिसके चलते मुझे लगता है 1300 रुपए पे बहुत ही बढ़िया बेस भारत डायनामिक्स का बन चुका है। ऊपर में टेक्निकली मुझे लगता है ये स्टॉक 1650-1700 तक की अपसाइड दिखा सकता है, और जिसके चलते हमने इस स्टॉक में हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में इसको जगह भी दी हुई है, और हमें काफी पसंद है। एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है, और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय एसएल के लिए। ओके, ये है भारत डायनामिक्स आपका मीडियल बाय कॉल। ट्रेड साइज की ब्रेक देता हूँ। प्रकाश सर ने शुरुआत की थी सन फार्मा से बाय कॉल, देन मानस जी ने टीटागढ़ वैगन यहाँ पे बाय कॉल ली। उसके बाद अमित सेठ जी ने M6 पे बाय कॉल ली, शिल्पा जी ने सेल कॉल लिया VBL पे, सोमिल ने सेल कॉल लिया वोल्टास पे, और पोजिशनल लॉन्ग आशीष चतुर्मोता भारत डायनामिक्स। एक दो सेक्टर और स्टॉक्स की स्पॉटिंग कर लेते हैं, फिर हम अपने सेक्टरल डिस्कशन पर उतरेंगे। शिल्पा जी, मैंने अपनी टीम में आज नायका, मैं आपका पिछला एनालिसिस सुन रहा था और उसके बाद मैंने भी कल स्टैट्स की रीडिंग करी। लुक एट नायका राइट नाउ 194.50 एट डे हाई, और मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि 7 नवंबर के स्विंग हाई को काट चुका है। ये क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, ये आपको क्या कह रहा है? जिसने भी ये ट्रेड लिया आपके कहने पे पहले ड्यूरिंग द डे, कैसे अप्रोच करना चाहिए नायका को अब, क्योंकि ये अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने को तैयार है अबव 190? आपका व्यू? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे 198 से लेके 200 ऑफकोर्स इसका एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेंटर रहेगा, लेकिन ये टारगेट्स बहुत इजीली आते हुए मिलेंगे। काफी दिनों के बाद नायका में स्पर्ट आया है और ये होल्ड भी कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ट्रेल करना चाहिए। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 197 से लेके 200 के बीच। इनकेस ये 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट्स इसके बहुत
ऊपर के साइड खुलते हैं जो रफली टुवर्ड्स 225 के हैं। तो एक बार 200 के अराउंड बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वापस आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 190 तब मेंटेन कीजिए, अभी के लिए ट्रेल कर दीजिए। ठीक है, होल्ड लॉन्ग करने की सलाह है फिलहाल नाइका पे। और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सीमेंट स्पेस में। हालांकि आप देखें एक आध स्टॉक को छोड़कर मैक्सिमम स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए डालमिया भारत तो टॉप गेनर्स में शामिल है। वायदा बाजार के रिजल्ट अच्छे लगे, स्ट्रीट को रिवॉर्ड किया है। लगभग 4.25% की तेजी 1961 पर कर रहा है कारोबार। अल्ट्राटेक सीमेंट भी डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। आप देखिए एसीसी में भी बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। ग्रासिम, श्री सीमेंट सभी में तेजी इनफैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। आशीष चतुर्मुता जी, आप बताएं कोई सीमेंट स्पेस से कोई ऐसा स्टॉक जो भी आपको पसंद है फिलहाल, कहीं पे बेट लगा रहे हैं, कहीं पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? बिल्कुल शेयर, देखिए हमारा एक्सपोजर काफ़ी लंबे समय से अल्ट्राटेक सीमेंट पे बना हुआ है और हमें लगता है कि जो सीमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन चल रहा है, जहां पर पे बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करके अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ कॉस्ट सिनर्जीज का बेनिफिट भी ऐसे बड़े प्लेयर्स को देखने को नजर आ रहा है। और खासतौर पे वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की वजह से भी हमने देखा है कॉस्ट रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि डिमांड के अंदर में एक अच्छा पिकअप हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते थोड़ा प्राइसिंग पावर बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा देखने को नजर आएगा। तो जिसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा एक लंबे समय से दाव बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से टेक्निकल सेटअप भी बना हुआ है, जहां स्टॉक ने अपने करीब 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन को निकालने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर पे एक अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। तो हमारा जो दाव लगा हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, इसी पे हम अपनी पोजीशंस को बढ़ा भी रहे हैं। तो एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में बना हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर की बताते हैं आपको। सीएनबीसी आवाज़ की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव है। वोडाफोन आइडिया के बाद भारती एयरटेल ने भी स्पेक्ट्रम के बकाये को इक्विटी में बदलने की मांग रखी है। अब वोडाफोन की तो मजबूरी थी, भारती की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस शीट वाली कैश रिच कंपनी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारती एयरटेल ने सरकार से कंपनियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने को कहा है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी स्टोरी। हाल में ही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के जो ड्यूज हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट करने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है और अपनी 36,000 करोड़ रुपए की ड्यूज को अपनी इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ने भी ऐसी ही मांग दूरसंचार विभाग के सामने रखी है। कंपनी चाहती है कि उसको वोडाफोन आइडिया की तर्ज पर ही उसको राहत मिले। कंपनी ये चाहती है कि या तो उसने जो एक्सेस पेमेंट की हुई है सरकार उसको वापस कर दे, या जो भी उसके स्पेक्ट्रम के ड्यूज उनको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर ले। जब हमने एयरटेल से इस पर प्रतिक्रिया मांगी तो एयरटेल ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। जब हमने सरकार से पूछा तो सरकार का कहना था कि ये पॉलिसी सभी के लिए ओपन है और कोई भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर केस टू केस बेसिस के ऊपर विचार करेंगे और फाइनल डिसीजन हमारा ही होगा। अभी कंपनी ने सरकार के सामने ये मांग रखी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है। तो वोडाफोन के स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में बदल दिया था सरकार ने, अब भारतीय एयरटेल भी यही चाह रही है। शुक्रिया असीम तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अनुज जी, इस स्टोरी को देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहाँ तो जैसा कि आपने भी मेंशन किया वोडाफोन की मजबूरी थी, अब भारतीय एयरटेल रिच कंपनी है, कैश फ्लो के लिहाज से देखें वो भी डिमांड कर रही है। कैसे अप्रोच करें स्टोरी को, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब आई थिंक भारती बहुत सिंपल है। मतलब भारती इसमें जैसे कहते हैं ना कि एक सरकार कह रही कि भाई हमें क्यों नहीं, फिर एक जैसा व्यवहार करो। थोड़ा सा सरकार को भी कहीं ना कहीं टफ स्पॉट में रखने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक देखिए सिंपल चीज़ है। इस पहली बात तो भारती ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने डिनायल नहीं किया है। तो इसका मतलब, और ये जो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सीनियर सोर्स से मिली है हमें, तो रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस स्टोरी को लेकर, तभी मैंने इसको क्लियर किया था। तो अब ये मामला ये है कि अब जैसे मैं एक सेल्स नोट भी पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी, कि 52,000 करोड़ के करीब का भारती का ड्यू है। उस पर करीब 7.25% का इंटरेस्ट कैरी होता है। अब भारती क्यों चाहता है कि ये हो जाए? तो भारती के पास तो है कैश, भारती तो सबको कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं भारती को शायद ये लग रहा होगा कि अब
उनका स्टॉक प्राइस मैनेज प्रमोटर को शायद लग रहा हो कि अब उनका स्टॉक प्राइस अब उस एक ऐसे लेवल पर आ गया जहाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा री रेटिंग शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि अगर आप देखें भारतीय के शेयर में काफ़ी री रेटिंग हुई है पिछले कुछ समय में। वैसे मुझे नहीं लगता कि सरकार मानेगी इस चीज़ को। आई थिंक सरकार साहब बोलेगी कि वोडाफोन की मजबूरी थी, उनको देना था, आपके पास ऐसे कोई मजबूरी नहीं है, आप प्लीज़ हमको हमारी पेमेंट दीजिए। और वो हमने देश हित में वोडाफोन के लिए किया, क्योंकि वरना फिर 2 ही प्लेयर रह जाते टेलीकॉम में। उसके लिए वोडाफोन को के लिए सर्वाइवल का मामला था, आपके लिए ऐसा कोई सर्वाइवल का मामला नहीं है। मेरे ख्याल से ये मांग रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये एक मांग की गई है सिर्फ ये थोड़ा सा एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए हम खुश नहीं हैं जो आपने ये किया है, ये बताने की कोशिश की है कि ये ठीक नहीं है, अगर आप कर रहे हो सबके लिए करिए। फिर अच्छा, फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग मामला आएगा, फिर रेलकॉम का क्या। अब एक आइडिया के केस में चलिए आपने 10 रुपये पे इक्विटी कन्वर्ट कर ली, रेलकॉम भले ही अब वो एकदम जंक हो चुकी है, लेकिन उसका भी बकाया है वैसे तो टेक्निकली तो, और उसका तो आप 10 रुपये पे ले भी नहीं सकते, स्टॉक ही 1 रुपये का है, क्या करेंगे। तो काफ़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग है वैसे ये मामला। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और अब FMCG कंपनियों की बात करते हैं। अब तक 3 दिग्गज FMCG कंपनियों के नतीजे आए हैं। बाजार को नतीजे पसंद नहीं आ रहे इनमें से कुछ के, खासतौर से आज लीवर की कमेंट्री शायद मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले यतिन के पास चलेंगे, उसके बाद हमारे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 3 कंपनियां HUL, नेस्ले आज रिजल्ट आए और टाटा कंज्यूमर जो रिजल्ट येस्टरडे पोस्ट मार्केट आया, ये तीनों FMCG कंपनियों के शेयर आपको थोड़े बहुत प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं, खास करके HUL में, जहां हमने एक कमेंट्री के चलते स्टॉक में दबाव देखा। इनफैक्ट अगर हम नेस्ले से शुरू करें जो सबसे आखिर में रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं कॉफ़ी और कोको यानी चॉकलेट की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आपको प्रेशर आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और क्योंकि गर्मियां भी चालू हो गई हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के भी जो की रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो एलिवेटेड रहने की उम्मीद है, जिसके कारण नेस्ले के मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत कॉशन की बात अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में की है। अगर हम बात करें तो बेवरेज सेगमेंट में ही आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है, ज़्यादा करके हाई डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन जो कोर बिजनेस है यहाँ अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। अगर हम HUL की बात करें तो FMCG डिमांड अभी भी इनको लगता है रिकवरी मॉडरेट लेवल से होनी चाहिए, एकदम से कोई झटके से रिकवरी नहीं आने वाली है। और अर्बन मार्केट्स अभी भी उनको कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। जो की रीजन है 2% ऊपर वाला HUL क्यों 4% नीचे है, 6% का इंट्राडे डिक्लाइन क्यों है, क्योंकि मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने कम किया है। जो पहले मार्जिन का गाइडेंस बैंड था 23-24% का, उसको घटा के अब 22 से 23% कर दिया है। ये कॉस्ट प्रेशर की वजह से नहीं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमोशनल चीज़ें करेंगे उसके वजह से या मार्जिन पे थोड़ा मेलोडाउन मैनेजमेंट ने किया है। अगर हम टाटा कंज्यूमर की बात करें तो FY26 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की इन्होंने बात की है और चाय की कीमतों से इस क्वार्टर में एक बड़ा हिट इनको मार्जिन्स पे आता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि आगे जाके धीरे धीरे वॉल्यूम सुधरने की बातें मैनेजमेंट ने अपने प्रेजेंटेशन में रखी हैं। आपकी स्क्रीन पे अब वॉल्यूम ग्रोथ का पिक्चर रख देते हैं, कोई खास नहीं है। सभी कंपनियों जिसकी हम बात कर रहे हैं 2% के आसपास ही वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। अगर हम HUL की बात करें, नेस्ले की बात करें तो 2% वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। नेस्ले का ऑब्वियसली बेवरेज सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन आया है। और टाटा कंज्यूमर की बात करें तो जो टी का बिजनेस है यहाँ आपको 2% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, 4% 5% के आसपास का नमक में वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो तीनों ही ये FMCG कंपनियों के मार्जिन में साल दर साल दबाव ही रहा है। अगर हम साल दर साल बेसिस पे देखें तो लगभग 25 बेसिस पॉइंट से आधे % तक का HUL नेस्ले के मार्जिन पे दबाव रहा है और टाटा कंज्यूमर का तो मार्जिन 2.5% साल दर साल गिरा है। तो मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूड है, वॉल्यूम ग्रोथ में कोई बड़ी रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है और शायद बाजार को ये चीज़ पसंद नहीं आई। बिल्कुल, बाजार को पसंद नहीं आई ये चीज़। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। एक सेक्टर में बड़ी अथॉरिटी माने जाते हैं अवनीश जी। अवनीश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले लीवर से शुरुआत करते हैं। आज सुबह नंबर्स आए, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी लगी, सब कुछ मार्केट को अच्छा लगा, फिर उनकी कमेंट्री में मार्जिन को लेकर जो उन्होंने कहा उससे स्टॉक में गिरावट आई। आपने कैसे पढ़ा इसको और आपका क्या व्यू है अब लीवर पर? हाँ, धन्यवाद। ये आपका कहना सही है कि लीवर के रिजल्ट के तुरंत बाद स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन कोई भी कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस के लिए आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि एबिटा मार्जिन में पहले कंपनी बात करती थी 23 से 24% का रेंज, इस बार के रिजल्ट में उन्होंने बोला है कि नियर टर्म मीडियम टर्म थोड़ा सा नीचे 100 बिप्स नीचे किया है दोनों रेंज, 23 से 24 के बदले 22 से 23 का बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी कंज्यूमर कंपनी में 2-3 चीज़ पूरा देखना पड़ता है। सिर्फ आप मार्जिन देखेंगे
तो वो एनफ नहीं है, आपको वॉल्यूम्स भी देखना पड़ेगा, आपको ओवरऑल रॉ मटेरियल का सिनेरियो कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है कि एचयूएल डिटर्जेंट में इनफैक्ट मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में ऑलरेडी ये कर चुकी है। तो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट डिटर्जेंट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कस्टमर को प्राइसिंग बेहतर किया, प्राइस कट लिया डिटर्जेंट में। तो FY26 में भी ऐसा ही लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बिकॉज ओवरऑल अर्बन डिमांड स्लो है एंड वो लोग मार्केट शेयर थोड़ा गेन करना चाहते हैं, तो वो कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो वो 50-100 बिप्स एबिटा मार्जिन सेक्रीफाइस करके वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट शेयर पे फोकस कर रहे हैं। ये बिजनेस के लिए मीडियम लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा, बिकॉज आप अगर मार्केट शेयर गेन करते हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव है। लेकिन इन्वेस्टर्स को वो पसंद नहीं है, बिकॉज FMCG में एक चीज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर रॉ मटेरियल करेक्ट हो रहा है तो आप उसको एंजॉय करेंगे, फ्रॉम ए मार्जिन पर्सपेक्टिव आप उसको एंजॉय करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स का ये था कि क्रूड ऑयल सॉफ्ट है, क्रूड ऑयल पैकेजिंग कॉस्ट में यूज होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर और हर FMCG कंपनी में, और अगले 3 से 4 महीने में पाम ऑयल और टी का क्या प्राइस होगा वो पता चलेगा। पिछले 1 साल में ये सब ऊपर गए हैं, तो जनरली एग्री कमोडिटीज में 1 साल अगर बहुत ऊपर जाता है तो जनरली नेक्स्ट ईयर करेक्ट होता है। वो एक्सपेक्टेशन अवनीश जी, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, आई मीन देखिए, मैं प्राइस की बात कहूँ तो अभी भी अगर आप देखें आपके कॉफ़ी के प्राइसेस ऊपर हैं, टी के प्राइसेस ऊपर हैं, कोको के प्राइसेस ऊपर हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं। अर्बन डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं, और आपको वॉल्यूम्स को थोड़ा सा पिकअप देने के लिए एडवर्टाइजमेंट एंड स्पेंड्स बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्राइस भी रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी लाइकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो मार्जिन स्क्यूज होने की पिक्चर है वो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए परसिस्ट करेगी। आप मानते हैं इन ऑर्डर टू आई थिंक जनरेट वॉल्यूम्स कंपनियां ये मार्जिन सरेंडर करने को मेरे ख्याल से पॉसिबली तैयार हो जाएंगी, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये हर कंपनी का लागू नहीं होता है, हर कंपनी का अपना स्ट्रैटेजी होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मार्जिन गाइडेंस पहले जो 23 से 24 होता था वो 22 से 23 हो रहा है, तो उनके केस में ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन वो आउटलुक में ये भी बोल रहे हैं कि उनको डिमांड एंड वॉल्यूम ग्रोथ में रिकवरी दिख रहा है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर्स अभी मार्जिन देख रहे हैं और आज जनरली मार्केट थोड़ा सा वीक है, मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस हैव करेक्टेड टुडे, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो आई विल से कि कुछ FMCG कंपनीज में मार्जिन रिकवरी आएगा। ये HUL का स्ट्रेटजी है कि नहीं, हमको कस्टमर को पास ऑन करना है। लेकिन जो कैटेगरी में कोई कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से कम्पीट नहीं करती है और उनके केस में अगर रॉ मटेरियल सॉफ्ट होगा, जो कि लग रहा है, बिकॉज गेहूं का क्रॉप भी पहले के एक्सपेक्टेशन से बेटर है, पिछले साल से तो डेफिनेटली बेटर है, एंड एक्सपेक्टेशन है कि कोपरा में भी करेक्शन आएगा। टी का क्रॉप और पाम ऑयल का क्रॉप नेक्स्ट 2-3 महीने पता चलेगा। सो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज है ये हर कंपनी को इम्पैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। केस टू केस देखना पड़ेगा। जी जी अवनीश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। हमने अभी सुना थोड़ी देर पहले दिक्कत रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन ही नज़र आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कंपनी ऐसी स्थिति में बेटर पोजीशन में है जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन को हैंडल कर सके? तो एक है कि हम थोड़ा सा लेटर फेज ऑफ साइकिल है जहाँ पे रॉ मटेरियल का कंसर्न है। ये जो रॉ मटेरियल का कंसर्न है ये शुरू हुआ एसेंशियली Q3 में ही स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं कि ये नया प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर आप पाम ऑयल को देखें, ये 30% अप था, इनफैक्ट 1 महीने में ये 12% करेक्ट हुआ है। तो अगर आप देखें पिछले 1 साल के मुकाबले में ये 18-19% अप है, जो कि 30% अप हुआ करता है। तो बेसिकली ये लेटर फेज ऑफ द साइकिल है, ये पहले ही Q3 में हो चुका था। सिमिलरली अगर आप क्रूड ऑयल देखें तो काफ़ी FMCG का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो उसमें तो हम सबको पता है कि 4 साल के लो पे है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कि प्रॉब्लम अभी वही है जो Q3 में स्टार्ट हुआ था, वही वो है। तो पाम ऑयल में ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, इन टर्म्स ऑफ कोपरा अभी भी वो प्रॉब्लम है। गोइंग अहेड आउटलुक चेंज होगा। तो हमको क्या लगता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर में काफ़ी करेक्शन आएगा, बिकॉज कोपरा में वी एक्सपेक्ट करेक्शन, वीट गेहूं हम लोग बात किए उसमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जनरली ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है, तो वो कॉस्ट कम होगा। तो मुझे लगता है Q2 से मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी कंपनीज का चालू हो सकता है। बट इन केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर वो क्या कर रहे हैं,
ग्रॉस मार्जिन अगर एक्सपैंड होगा, लेकिन वो लोग प्राइस कट ले लेंगे, जैसे डिटर्जेंट में उन्होंने लिया। उसका रीजन यही है कि एक अर्बन डिमांड में स्लो डाउन है, सेकेंड कंपनी चाहती है कि मार्केट शेयर एक्सपेंशन पे वो फोकस करे, तो दिस इज ए एक्चुअल थिंग। बट काफ़ी कंपनी में हमको लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन Q2 से चालू होगा। हमको लगता है ब्रिटानिया, नेस्ले, इवन मैरिको, ये सब कंपनी में मार्जिन बेहतर होने लगेंगे Q2 से। चलिए, शुक्रिया अवनीश जी बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पे बात करने के लिए। आशीष जी, लीवर की बात करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में है क्या और कैसे लगे आपको नंबर्स? तो अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में लीवर नहीं है। हम कंजम्पशन में बहुत ही स्पेसिफिक होके प्ले कर रहे हैं। हमारा जो मानना है कि एक तो जो अविनेश जी ने भी थोड़ा सा बताया बिल्कुल सही है कि एक तो रूरल डिमांड की रिकवरी में काफ़ी डिले चल रहा है, साथ ही साथ अर्बन के अंदर में थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि डी ग्रोथ आई है, तो वहाँ पर पे भी वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी इम्पैक्टेड हुई। साथ ही साथ आपने देखा कि रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो अभी तक कूल ऑफ नहीं हुआ, पर्टिकुलरली कुछ कमोडिटीज़ के अंदर में, तो मार्जिन का भी डेंट लगा। अब दो चीज़ें यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल प्राइस में ड्रॉप देखेंगे और धीरे धीरे हमें लगता है कि रूरल इकोनॉमी में भी थोड़ा पिकअप आएगा। साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा कि एक टैक्स बूस्ट कहीं ना कहीं बाजार के अंदर में उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिवली अब देखने को नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंजम्पशन इंप्रूव होगा और खास तौर पर अर्बन कंजम्पशन इंप्रूव होगा। तो जिसके चलते हमें लगता है कि यहाँ पर पे अब बेस बिल्डिंग FMCG कंपनीज, कंजम्पशन कंपनीज में बनना शुरू हो जाएगा और HUL, टाटा कंज्यूमर, मैरिको जैसे जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर में अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बाजार के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड अब हमें नहीं लगती, पर मुझे लगता है कंसोलिडेशन का फेज अभी भी एक क्वार्टर यहाँ पर देखने को नजर आएगा। तो पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए, पर धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए। इस समय पे कोई जल्दबाजी हम FMCG के अंदर में नहीं कर रहे हैं अपने ओवरऑल एलोकेशन को बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन यहाँ से और दबाव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई FMCG सेक्टर की, अब फार्मा सेक्टर की बात कर लेते हैं। आज फार्मा सेक्टर क्लियरली तेज़ है, हम लगातार बात भी कर रहे हैं, ल्यूपिन, डिविस लैब्स सभी में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्यों एक्शन देखने को मिल रहा है, ये समझते हैं विनी मोतीवाला से। बताइए विनी। बिल्कुल, तो आज डीवीज और लुपिन ये दो स्टॉक फार्मा में स्पेसिफिकली फोकस में है। पहले डीवीज की बात करते हैं। यहाँ पे सिटी ने की एक नोट है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिया है 7,050 रुपीज़, प्रीवियस टारगेट प्राइस था 6,850 रुपीज़। पर ये क्यों? क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं कि जो एलाई लिली का जो ओरल ड्रग का उन्होंने ट्रायल किया था वहाँ पे वो बिलीव कर रहे हैं कि ये जब ओरल ड्रग आएगा तो डीवीज यहाँ पे प्राइमरी सप्लायर रहेगा, उनको यहाँ से बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी। क्यों? क्योंकि डीवीज के पास ऑलरेडी काफ़ी सारी कैपेसिटी है GLP-1 के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। उनके पास ऑलरेडी 300 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी है प्लस प्लान्ड इंटरमीडिएरी कैपेसिटी भी है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि वो प्रपोज कैपेसिटी भी है, 18 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड करेंगे पेप्टाइड GLP-1 के लिए। तो ये सारी कैपेसिटी एडिशन उनके पास ऑलरेडी रेडी होगी, तो ये जब ओरल ड्रग आएगा उसके लिए वो एक प्राइमरी सप्लायर बन सकता है। और यहाँ पे एनालिस्ट सिटी ने हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो है वो फोकस कर रहे हैं कि $800 मिलियन प्लस GLP-1 की रेवेन्यू हो सकती है डीवीज के लिए बाय 2030, ये उनकी एस्टिमेट है। और इसीलिए डीवीज सिटी के लिए एक टॉप पिक बन जाता है और उन्होंने टारगेट प्राइस भी इंक्रीज कर दिया। ना लुपिन आज क्यों फोकस में है? लुपिन एक्चुअली ने रिसीव कर लिया है US FDA अप्रूवल। ये है जेनेरिक ड्रग टोल्वैप्टेन के लिए। ना ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इनोवेटर की एक्सपायरी थी, पेटेंट एक्सपायरी, वो 23 अप्रैल को ख़त्म हो गई, इसीलिए आज ही अप्रूवल मिल गया। कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि ये लॉन्च सून होगी, जल्द से जल्दी होगी, और ये मैन्युफैक्चर जो होगा प्रोडक्ट और ड्रग वो होगा नागपुर की फैसिलिटी में। ओवरऑल इसकी एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स जो है, जो कंपनी ने बताई है ये ड्रग के लिए, वो है $1,467 मिलियन US में। ये एज ऑफ दिसंबर 2024 की जो ईयर एंड थी वहाँ के लिए उनकी इतनी सारी सेल्स हुई थी ये ड्रग की US मार्केट में। एनालिस्ट बता रहे हैं कि ये ड्रग लुपिन के लिए बहुत बड़ा ड्रग बन जाता है। FY26 में वो बिलीव कर रहे हैं कि लुपिन ही एक जेनेरिक प्लेयर होगा जहाँ पे इसको बेनिफिट मिलेगा। और लुपिन ने ये भी बताया कि उनके पास 180 डेज की एक्सक्लूसिविटी भी है ये ड्रग के लिए, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनालिस्ट पेंसिल इन कर रहे हैं कि ये ड्रग से FY26 में लुपिन को अराउंड रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी जो होगी एस्टिमेटेड वो है $150 to $200 मिलियन। और
जेनेरिक टोल्वैप्टिन जो ड्रग है वो कंट्रीब्यूट करेगा 25% प्लस लुपिन की FY26 की अर्निंग्स में। एक्सिस कैपिटल ने भी बताया कि उन्होंने रिवाइज कर दिया अपना FY26 का EBITDA और प्रॉफिट बाय 8 and 10% ये फैक्टर इन करने के लिए, तो ये इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए लुपिन भी आज फोकस में है और बसिंग है ट्रेड में। ओके विनय, शुक्रिया। मार्केट पर फाइनली बहुत समय के बाद नीडल 24,250 से एटलीस्ट 10 पॉइंट फिसली, मतलब पिछले 2 घंटे से 24,250 पर ही थी, अब एटलीस्ट थोड़ी तो फिसली, भले नीचे आई 24,237 पर डे लो पर इस समय निफ्टी आपको टेक्निकली दिखाई देगा। लेकिन जहां पर सब फार्मा स्टॉक्स ग्रीन में हैं, सिंजीन रेड में, एक बार इसको रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप फार्मा स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे, सभी में अच्छी खासी तेजी। सिंजिन देखिए, लेकिन एक्सीडेंट ऑफ द डे है आज, क्लियरली 12.5% से ज़्यादा का डेंट इस पर लगा है, आज टूट कर रहा है कारोबार। रिजल्ट आए इसके, रिजल्ट स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, ओकेश रिजल्ट थे। आप रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे बढ़ोतरी पिछले क्वार्टर से तो देखने को मिली, लेकिन अनुमान से ही कम रहा है। पिछले क्वार्टर में 916 करोड़ था, वो बढ़कर 1018 करोड़ रहा, लेकिन अनुमान इससे ज़्यादा का था, वहाँ पे कम कटौती देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट आई है, 188 करोड़ पिछले क्वार्टर में, इस बार 183 करोड़ ही रहा। एबिटा हालांकि थोड़ा सुधरा, लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। बायोलॉजिकल्स, CDMO और कमर्शियल प्रोजेक्ट से रेवेन्यू को सपोर्ट मिला है, लेकिन मार्जिन पर असर कर्मचारी लागत बढ़ने की वजह से आया है। ज़्यादा क्या अच्छा नहीं लगा स्ट्रीट को, तो फाइनेंशियल 2026 की गाइडेंस स्ट्रीट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनुमान लगाया जा रहा था कि 15% तक रेवेन्यू का अनुमान होगा, लेकिन आई ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट में रहने की बात की गई मैनेजमेंट की तरफ से। वो स्ट्रीट ने इसको बहुत ही नेगेटिव लिया, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो एबिटा मार्जिन पर पड़ता है, तो एबिटा मार्जिन में आगे भी कमी का अनुमान बताया गया है, तो स्ट्रीट ने इसको पनिश किया है। और आप ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने भी इसको बहुत ही नेगेटिव लिया है, और उन्होंने इसके चलते कई ब्रोकरेज हाउस ने, कंपनी ने एबिटा अनुमान में भी कटौती कर दी है। इसलिए सिंजिन क्लियरली आज एक्सीडेंट ऑफ दिस 12.5% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। जी हाँ सिंजन, और इन टेक्स के बाद, प्राइस मार्केट के एक्शन के बाद ये स्टॉक डे लो पर 653, 12% नीचे। और एक बात याद रखिएगा, 3 अप्रैल 2023 को इसमें एक ब्रेकआउट था जिसमें 667 के प्राइस से ये निकला था, और फिर इसने छुआ था 950 का ऑल टाइम हाई। कहने का मतलब ये है कि अब ये जून से, मतलब 2 साल की प्राइस रेंज के बेस को तोड़ने वाला है। लेट्स सी क्या करता है। 650 वो बेस है, आप चाहे वीकली पे कन्वर्ट करके देखिए, और दिस स्टॉक इज नाउ बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे ख्याल से ये अप्रैल 2020 के बाद, कोविड के फॉल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। खैर, इस पर काम करते हैं, टेक लेंगे, लेकिन पहले रुचित इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो उनसे बात करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का और आपकी कमेंट्री इस वक्त सिंजिन पे क्या है? पॉसिबली 650 के नीचे प्रोजेक्शन क्या है आपका इस पर? जी वेरी गुड आफ्टरनून। पहले तो अगर नए फ्रेश ट्रेड सेटअप की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रहा है, और पूरे 10 महीने के जो कंसोलिडेशन हाइज है उसके ब्रेकआउट के वर्ज पर है, और पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली स्टॉक में बढ़ रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में आना चाहिए। करंट लेवल्स पे 11,870 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करें, और 12,700 के अराउंड के टारगेट ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। सिंजीन ने डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट वीकली सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन अगर आप थोड़े से पोजिशनल चार्ट भी देखें तो स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, और जो भी पुलबैक मूव भी ये स्टॉक में आया है, ये पुलबैक मूव में इसके डेली चार्ट पे डेली 200 DMA ये स्टॉक ने कुछ समय से सरपास नहीं किया है, और आज की जो सेलिंग है वो वॉल्यूम्स के साथ भी सपोर्टिव है। सो आई थिंक जब भी ऐसे वॉल्यूम्स के साथ कोई भी सेल ऑफ आता है, ये बहुत बार इवेंट्स जब रहते हैं, खराब रिजल्ट आता है या कोई भी अनाउंसमेंट्स आती है, तो गैप अप गैप डाउन होते हैं, लेकिन वो गैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसका फॉलोअप मूव कैसा है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे गैप डाउन के बाद में जो फॉलोअप सेलिंग है वो काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में हो। इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ जब ऐसी सेलिंग होती है तो स्टॉक काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस करने के चांसेस भी रहते हैं। सो हमें लग रहा है कि स्टॉक में ये डाउन मूव में जो जून 2024 के लोस थे 600-610 के अराउंड, वो फिलहाल इमीडिएट नियर टर्म में टेस्ट होने चाहिए। सो फिलहाल कोई बॉटम फिशिंग ना करे, और प्राइस करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है इसमें। ऑलराइट, चलिए अब आपको बता दें 4 का चौका का सीक्वेंस फटाफट। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे मानस के पास FNO सुपरस्टार के लिए, सौमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और आशीष चतुर्वेदी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड।
जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा बाय इंडस टावर में। इंडस टावर अच्छे स्ट्रेंथ में है और 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसके नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट 420 से 430 तक है। तो यहाँ पे 410 का कॉल ऑप्शन में सीरीज का जो रफली यहाँ पे 18 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 24 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 28 से लेकर 31 नेक्स्ट टारगेट। ओके, इंडस टावर्स की कॉल 1825 पे लेनी है आपको, 410 की स्ट्राइक। मानस से पूछते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, जेएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 5-6 दिनों की कंसल्टेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट है, बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो जेएमआर एयरपोर्ट्स पे 69.90 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं और 95 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 90 वाला कॉल ऑप्शन मे मंथ का लिया जा सकता है। 3 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 5.5 रुपए के टारगेट सेट। ओके, जेएमआर रिपोर्ट आता हुआ एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार के लिए आप क्या पिक कर रहे हैं सोमिल जी? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं सेल साइड का ट्रेड पिक कर रहा हूँ। सीमेंट्स में सेल करने की राय है और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, वो नीचे की तरफ टूटा। 20 वीकली मूविंग एवरेज से ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है लास्ट वीक, और यहाँ से मुझे लगता है जो नीचे में टारगेट मिलेगा वो 2650 का मिलेगा और स्टॉप लॉस होगा 3020। सीमेंट सेल साइड की ट्रेड आती हुई चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी की तरफ से। मिड कैप फंडा लेते हैं आशीष जी से। बताइए आशीष चतुर्वेदी जी, आपका मिड कैप फंडा? तो शेयर, जैसे हमने कहा, डिफेंस हमें काफ़ी पसंद है। इसके बाद जिस थीम हमें काफ़ी अच्छी लगती है वो है डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म पे हम काफ़ी बुलिश है। और यहाँ पे हमें लगता है कि आईटीसी होटल्स एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो एक लार्ज फ्रेंचाइजी, लार्ज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी जो हमें होटल में जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है, और वैल्यूएशन के टर्म्स में काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इनका पीयर सेगमेंट में इंडियन होटल्स है वो उसके कंपेरिजन में अगर हम आईटीसी होटल्स को देखें तो एक रीजनेबली 18-19 टाइम के EBITDA पे कंपनी हमको ट्रेड करते हुए मिल रही है। साथ ही साथ हमें लगता है कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे इन्होंने भी काफ़ी फोकस किया, जिसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन में काफ़ी अच्छा एक एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा, और जो इवेंचुअली इंक्रीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इम्पैक्ट करेगा। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि 400 बेसिस पॉइंट का एक इंप्रूवमेंट आपको ओवरऑल मार्जिन के टर्म पे देखने को नजर आएगा। और जैसे हमने कहा, वैल्यूएशन की कंफर्ट है, और लिस्टिंग के बाद में ये स्टॉक पहले तो कंसोलिडेशन हुआ और अब कहीं ना कहीं एक 200 रुपीज़ के आसपास कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक का 190 के जोन में बना है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड रखता है तो 230 से 240 तक की पोटेंशियल अपसाइड हमें आईटीसी होटल्स के स्टॉक में नजर आती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में है और हमारी कोई इस पे रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की। ये सिर्फ हमारी होल्डिंग है हमारे पोर्टफोलियोज में हमारे क्लाइंट्स के लिए। ओके, आईटीसी होटल्स आपका ये बाय कॉल इस वक्त का। 4 ट्रेड्स हमने पिक किए। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। बड़ा ट्रेड आया था शिल्पा राव जी का ट्रेड। इंडस टावर्स की कॉल 410 की आपको बाय करनी है और 1860 पर ट्रेड करते हुए 24, 28, 31 के लक्ष्य के लिए 12 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार जेएमआर एयरपोर्ट्स। आज सुबह से एक राइट फ्रॉम आई थिंक द फर्स्ट एक अच्छा करता हुआ 95 का लक्ष्य यहाँ पर है। सीमेंट्स फ्यूचर्स सोमिल जी का लॉन्ग सेल ट्रेड है, माफ़ कीजिएगा। 2650 का लक्ष्य यहाँ पर 2904 पर ट्रेड करता हुआ बिग स्विंग एक्सपेक्टेड, 3020 का स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्वेदी जी ने अभी आईटीसी होटल्स पिक किया। अच्छा, और एक चीज़ आपने देखी, लुक एट एसबीआई कार्ड्स। मेरे स्क्रीन पे अभी भी कुछ स्टॉक्स जो टूवर्ड्स अच्छा मूव क्या हो गया, यस, एसबीआई कार्ड्स लेके आइएगा। सोमिल एक बार जरा एसबीआई कार्ड्स को देखिएगा। 928 ये भी एक बहुत ही शानदार स्टॉक रहा है इस सीरीज़ का। इनफैक्ट ये मूव शुरू हुआ था जनवरी से और इस सीरीज़ में ये मूव और शार्प हो गया। प्लीज़ रोल ओवर के फिगर्स रखिएगा, क्योंकि मैं प्राइस देख के समझ सकता हूँ कि इस वक्त इसमें रोल ओवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं और ये अब क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ अपना जून 2023 का एक स्विंग हाई। आपकी राय क्या है? आई मीन सोमिल, फ्रेश बैंक की गुंजाइश? डायरेक्टर साहब रोल ओवर की फिगर रखिएगा प्लीज़ प्लीज़। इट्स 86.83। सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में रोल ओवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका व्यू क्या बन रहा है इस पर सोमिल?
SBI कार्ड मुझे लगता है कि ये एक बॉटम आउट हो चुका है फॉर अ लॉन्ग टर्म, अगर आप स्टोरी देख रहे हैं तो, बिकॉज जो 2020 से रैली चल रही थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला फ्रॉम लास्ट आई थिंक 3-4 महीना कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। अब मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है यहाँ पर, ये एक वेव 3 में शुरुआत हुई है और यहाँ से मुझे लगता है कि नए हाइज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। और यहाँ से जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस 706 का रखना है, विच इज अ ओवरलैप स्टॉप लॉस, और यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट है। लेकिन हाउएवर इन द वेरी शॉर्ट टर्म प्रॉब्ली एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ से फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ही अच्छा पिक है ये। जी हाँ, चार्ट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। और एक स्पेस देखिए, सीमेंट की बात हुई जहाँ मूव है, देन मैंने SBI कार्ड्स की बात की, मूव अच्छा है, फार्मा की बात की, मूव अच्छा है। लुक एट टायर स्पेस, और कुछ देर में मैं आशीष से बात भी करूँगा मारुति के नंबर्स, लेकिन अगर आप टायर स्पेस को देखें, अपोलो टायर्स अबव 200 डे। लुक एट सीएट 3100 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे और एक बहुत ही शानदार बुलिश पैटर्न के सहारे ये ऊपर चलता हुआ। आशीष, संक्षेप में रखिएगा अपनी टिप्पणी। आप सीमेंट ये टायर स्टॉक्स में कुछ अपने आप लोगों ने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है क्या इस वक्त? वीरेंद्र, हम इस समय टायर स्पेस से थोड़ा दूर है क्योंकि हमारा जो फोकस रहा है वो जनरली डायरेक्टली ओईएम्स के ऊपर है, और अगर से सेलेक्टिवली हम बहुत ही ऑटो एंसिलरीज के अंदर में हैं, बट टायर्स को हमने इस समय हमारे पोर्टफोलियोज में जगह नहीं दी है डेफिनेटली। पर इन द शॉर्टर टर्म अगर से मैं सिर्फ चार्ट्स इनके देखूँ तो मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ जरूर नजर आ रहा है, और शायद एक अच्छी अपसाइड भी इन स्टॉक्स में देखने को नजर आए, बट यस, हमारे पोर्टफोलियो में इस समय इनके ऊपर कोई जगह हमने नहीं बनाई है। ठीक है, सीएट पे फिलहाल ये व्यू आता हुआ। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं और नतीजों पर रहेंगी नजरें। कल निफ्टी में रिलायंस, मारुति और श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आएंगे। साथ ही वायदा बाजार की बात करें तो चोला इन्वेस्ट समेत 7 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष वर्मा और यतिन मोता। आशीष, पहले आप बताइए कि मारुति के नतीजे कैसे रह सकते हैं? मारुति के एक पार्ट तो हमें पता है, वॉल्यूम्स कैसे थे, तो वो वॉल्यूम्स की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं 3 महीनों के। तो वो पार्ट पता है, जो नहीं पता है कि उसका मार्जिन्स और बाकी फाइनेंशियल से कैसा पर्कुलेशन हो रहा होगा। तो क्या एक्सपेक्टेड बता देता हूं। आय, वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रीट डिवाइडेड है मारुति के नंबर्स को लेकर। जब आपकी स्क्रीन पर आय का एक्सपेक्टेशन 7 से 8% बढ़ रही है, तो कुछ ब्रोकरेजेस एक्चुअली डबल डिजिट आय में बढ़त की बात भी कर रहे हैं। तो एक पार्ट तो हो गया वो वॉल्यूम्स, 3.5% साल दर साल वॉल्यूम्स में इस बार इजाफा था, सीधे सीधे उससे मदद मिलेगी। दूसरा पार्ट, जो एवरेज सेलिंग प्राइसेस हैं वो बड़े हैं, रियलाइजेशन बड़ा है, उसके चलते आप देखेंगे कि रेवेन्यू 7 से 8% इंप्रूवमेंट दिखा रहे होंगे। नीचे आइए मार्जिन्स की बात, ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड, पर ज्यादातर कह रही हैं फ्लैट से हल्का दबाव आपको साल दर साल मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। तो अपन पकड़ के चल रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। क्यों गिर रहे होंगे? क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ वो जो नए लॉन्चेस हैं उससे रिलेटेड मार्केटिंग स्पेंड्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसके चलते। अब एक सवाल उठेगा कि जब हायर एवरेज सेलिंग प्राइसेस थी तो मार्जिन्स क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि अनफेवरेबल मिक्स है। एक तो एंट्री लेवल कार्स ज्यादा बिकी इस क्वार्टर में, जिसका अपन ने आकलन दिखाया था, और दूसरा एक्सपोर्ट कम था। तो मामला यहां पे इसीलिए क्योंकि बाकी दोनों पॉकेट्स लोअर प्राइसेस फेच करती हैं, इसीलिए भी मार्जिन्स शायद दिक्कत में आए। प्रॉफिट्स के बहुत सारे एस्टिमेट्स थे, तो बजाय पोल के मैं एक्चुअल दिखा देता हूं क्या ब्रोकरेज, कौन सी ब्रोकरेज किस तरह के प्रॉफिट नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है आपकी स्क्रीन पर। नजर कहां रहेगी? कंपनी की ऑर्डर बुक और इन्वेंट्री लेवल्स पर। दूसरा, वो जो ई विटारा लॉन्च करना था उससे रिलेटेड अपडेट्स, और डिमांड आउटलुक FY26 के लिए कैसा रहेगा। और इसमें जोड़ दीजिए जो प्रिवेलिंग इंडस्ट्री में डिस्काउंट्स चल रहे हैं उसको लेकर ट्रेंड्स यहां से कैसे नजर आएंगे, वो इंपॉर्टेंट। ओके, मारुति पर एक चार्ट चेक ले लें जरा आशीष। शुक्रिया। गाबा सर, मारुति पर क्या भी होगा? मारुति पर मुझे लगता है मारुति बाई मोड पर तो है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है 12,200 के आसपास। इसको नेगोशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बाई मोड पर है। सपोर्ट थोड़ा दूर है 11,800 पे, तो थोड़ा अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता जब तक इसमें क्लैरिटी ना मिले। मारुति की
अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस और चोला के नंबर्स पर यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है ये जानते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। फोर्थ क्वार्टर जनरली काफ़ी अच्छा रहेगा इन दोनों ही एनबीएफसी कंपनीज के लिए, और ईयूएम ग्रोथ के लिहाज से और प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से दोनों ही कंपनीज बेहतर करेंगी। श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 14% की बढ़त और प्रॉफिट में भी लगभग 11% का इजाफा आप देखेंगे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े बहुत दबाव में रहेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी लागत काफ़ी सारी एनबीएफसीज की बढ़ी है फोर्थ क्वार्टर में। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होगी आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन क्लियरली इस टाइम आपको थोड़ा बहुत नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। एयूएम ग्रोथ की बात करें तो श्रीराम के लिए एक्सपेक्ट कीजिए लगभग 19 से 20% का एयूएम ग्रोथ। प्रोविजंस में थोड़ा बहुत इजाफा होगा 10% टाइप का, क्योंकि जनरली फोर्थ क्वार्टर में काफ़ी सारी प्रोविजनिंग कंपनी करके रखती हैं, और क्रेडिट कॉस्ट हो या एसेट क्वालिटी स्टेबल ट्रेंड्स ही देखने को मिलेंगे। खास करके टू व्हीलर और पर्सनल लोन्स पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है वो देखने लायक होगी। चोला की बात करें तो पिछले क्वार्टर शानदार नंबर्स थे, इस टाइम भी आप नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 32% का इजाफा देखिएगा। लगभग 3,100 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है नेट इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट में भी 16% का इजाफा होगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे कि श्रीराम फाइनेंस में 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का एक इम्पैक्ट था, इस टाइम यहाँ भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर ही देखने को मिलेगा। हालांकि एयूएम ग्रोथ 26% पे सबसे मजबूत एनबीएफसी काउंटर में आपको दिखाई पड़ेगी जो कि चोला है, और क्रेडिट कॉस्ट में भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो हायर प्रोविजनिंग है, एसेट क्वालिटी है, इसके ट्रेंड्स काफ़ी नज़दीक से देखने पड़ेंगे जहां तक कि चोला फाइनेंस का सवाल है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल मार्केट थोड़ा नीचे आया एकदम से, 24,220 के आसपास आया। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट अब हल्का सा नर्वस हो रहा है, शायद जो एक मार्केट को लग रहा है कि शायद कल की ओपनिंग से पहले अगर कुछ बड़ा एक्शन सरकार ले ले तो कहीं उसका इम्पैक्ट तो ना आ जाए। ये एक फियर फैक्टर है जो क्लियरली अब मार्केट के लिए ओपन हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अभी भी मामला ठीक ठाक ही है। 100 पॉइंट नीचे हैं हालांकि हम निफ्टी पर 24,220 पर आए। बहुत दिनों के बाद लोअर लो टाइप हमने सिचुएशन यहाँ पर बनाई ज़रूर है। कुछ ही देर में हमारे बिग मार्केट वर्सेस गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स की और बात कर लेते हैं। आशीष, ये श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम, इस पर अब आप क्या व्यू रख रहे हैं? तो अनुज, जैसे हमने कहा पहले भी कि हमारी प्रेफर्ड बेट से हमारे पोर्टफोलियोज में इनमें काफ़ी जगह दी हुई है हमने, और हम कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और ख़ास तौर पे डेफिनेटली हम भी कुछ नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोविजन के नंबर्स है। बट जहाँ तक ईयूएम की बात है तो मुझे लगता है 19 से 20% की ग्रोथ दोनों ही स्टॉक्स के अंदर में इन टर्म्स ऑफ ईयूएम ग्रोथ देखने को नजर आएगी। और जैसे हमें लगता है कि जिस तरह से एक रिस्क वेट्स के अंदर में आरबीआई ने कमी की है, उसकी वजह से लेंडिंग एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हो रहा है एनबीएफसी कंपनीज के लिए। और खास तौर पर चोला, श्रीराम और बजाज ट्विंस, ये जो चार कंपनियां ये हमारे पोर्टफोलियोज में भी हैं, और हमें लगता है कि इनके जो नंबर्स है काफ़ी इंकरेजिंग रहेंगे, तो हम इसमें होल्ड कर रहे हैं। और अगर से किसी भी कारणों से कोई डिप आती है तो मुझे लगता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन क्वालिटी फ्रेंचाइजीज को नीचे के भाव पे लेने के लिए। तो एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में और हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं। बिग मार्केट वर्सेस में कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत एफएमसीजी के साथ करते हैं। अब 2-3 बड़े नंबर्स आए आज, जिस तरीके से लीवर की कमेंट्री आई, कैसे देखा आपने उसको, और इस सेक्टर पर, स्टॉक पर क्या व्यू होगा अब आपका? अभी तो सेक्टर पे अनुज जी एक्चुअली ये आई थिंक कंजम्पशन में अभी उतना अभी इंक्रीज नहीं आया। मैंने आज के रिजल्ट्स काफ़ी मतलब गौर से तो नहीं देखे हैं, तो आई थिंक ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि अब कंजम्पशन की जो स्टोरी होगी थोड़ी आगे बढ़ के इंक्रीज होगी। एफएमसीजी इसमें आई एम नॉट एज इंटरेस्टेड। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिस्क्रिशनरी में आई थिंक ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट होगा। एक तो अप्रैल से आपका जो टैक्स सेविंग चेंज हुआ है वो एक्चुअली लागू है, तो 1 लाख रुपए फॉर द हाईएस्ट एंड ऑफ पॉपुलेशन 1 लाख रुपए टैक्स के बच जाते हैं। तो वो वाला जो कंजम्पशन है वो मोस्टली मुझे लग रहा है ड्यूरेबल्स या फिर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में जाएगा, ना कि एफएमसीजी विच इज मोर स्टेपल्स। सो आई थिंक जो रिजल्ट हुए हैं वो एक चीज़ है, पर आगे का नजरिया आई थिंक आई फोकसिंग मोर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑन एंड डिस्क्रेशनरी लाइक ऑटो मार्केट और बाकी जो ड्यूरेबल्स हैं जैसे एसीज एंड वाइट गुड्स हैं,
उस मार्केट में मुझे लग रहा है ज़्यादा ग्रोथ वहाँ आएगा, या यहाँ पे आई थिंक 8-9-10% ग्रोथ ही आएगा प्रॉफिट्स में ओवरऑल। ओके, आईटी पर क्या व्यू रहेगा? सभी लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ चुके हैं अब, यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा और क्या व्यू रहेगा? ऐसे कुछ अच्छा तो नहीं लगा एक्चुअली, इस बार रिजल्ट्स काफ़ी बुरे ही थे। क्या कम खराब लगा? वैसे हुआ एक्चुअली ये है कि अगर आपके पास आपके कस्टमर्स यूएस में हैं और यूएस में कोई आजकल डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजंस तो बहुत बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल आपका टैरिफ कहाँ से आएगा, कौन सी कंट्री में क्या होगा। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो रोज चेंज हुए जा रही हैं। तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आईटी कस्टमर्स, आईटी कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। क्या आप, अगर आप फैक्ट्री बनाना चाहो तो कहाँ बनाओगे, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहो तो मतलब किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी पॉलिसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक ग्रोथ जो है यहाँ पे, जो 10-12% के करीब हुआ करती थी, आई थिंक वो अब होगी नहीं, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती है। ये कंपनीज भी अपने कस्टमर्स को कह नहीं सकते कि आप जल्दी डिसाइड करो, हमें और बिजनेस दो, तो ये भी वेट एंड वॉच मोड में ही होंगे। मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो सबसे बड़ी कंपनी जिसमें स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, वो लास्ट कर जाएंगी इसको, लेकिन उनका ग्रोथ नेक्स्ट ईयर तक स्लो ही होगा। और उसके बाद जब विजिबिलिटी आएगी कि टैरिफ्स कहाँ पे स्टक होंगे और क्या इवेंचुअल पॉलिसी होगा, उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो वापस आएगी। पर इसमें ये भी है कि इस टाइम पे वो अपने ऑपरेशंस को और एफिशिएंट कर सकते हैं। जितना उनका अगर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय काउंट हुआ था, अगर तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर रिट्रेन कर सकते हैं अपने स्टाफ को। और इस टाइम पे उनको इन्वेस्टमेंट मोड में जाना पड़ेगा, ना कि आप रेवेन्यू मोड में मतलब हो गए। तो आई थिंक आपके अगर 3-4 साल का नजरिया है तो ठीक है, लेकिन इस 1 साल में आई थिंक यू शुड जस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम आईटी। ठीक है, आईटी से आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। दीपक जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है हमें मार्केट में, एक सेक्टोरल शिफ्ट भी नज़र आ रहा है। कल आईटी तेज़ था, आज फार्मा तेज़ है। ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसी थीम आपने आइडेंटिफाई की है जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है और आगे भी वो परसिस्ट करेगी? सो आई थिंक अब तो इनफैक्ट और ये हो गया कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली जो अगर डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनमें आई थिंक ग्रोथ लॉन्ग टर्म और भी मजबूत होगी। क्योंकि एक चीज़ है कि हर कंट्री को अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स खुद से ही मैन्युफैक्चर करने का, खुद से एक्सटर्नल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। वो आई थिंक ख्वाहिश सब रखते हैं। लेकिन इंडिया में यूजली, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, मतलब सऊदी अरेबिया के बाद, या फिर सऊदी अरेबिया से ज़्यादा भी था कई सालों में। हम सिर्फ आर्म्स इंपोर्ट करते थे। तो अगर कल को कोई, अगर हमारे यहाँ वॉर हुआ, तो अगर उन कंपनीज ने हमें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो हम अगर आइटम्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसमें आई थिंक हमारा नुकसान ही है। तो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज करके आई थिंक 2-3 सालों से वो कह रही है कि इंडिया में और मैन्युफैक्चर करो, अगर आप बाहर वाले कंपनी भी हो तो इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए। ये वाली चीज़ें आई थिंक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और डिफेंस वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इवन नाउ। तो एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, जो डोमेस्टिक कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनमें भी आई थिंक और ग्रोथ होगी, क्योंकि इनमें टैरिफ्स का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट कम करती हैं और इंडिया में ही डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा ऑपरेट करती है। ये थीम आई थिंक और आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक चलेगी। तो ये हमारा एक बड़ा फोकस है हमारे एक पोर्टफोलियो में। लेकिन आई थिंक लॉन्गर टर्म स्टोरी इंडिया की नॉर्मली ही अच्छी है, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ शायद अभी थोड़ी सी कम होगी और फिर ज़्यादा बढ़ेगी। बट ओवरऑल आर डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, especially like I said, in consumer durables, cars, auto, two-wheelers, ये सारे I think वापस ऊपर आएंगे over the course of the next 4-5 years। ये स्टोरीज हमारे आई थिंक इस मार्केट में भी अच्छे हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा। दीपक जी पहले जब आते थे तो कभी कभी स्टॉक्स की बातें कर भी लेते थे, बीच बीच में बोल भी देते थे। अब वो नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, अब क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिल गया ना। अच्छा दीपक जी, पहले तो शुभकामनाएं आपको इसके लिए।
व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टेज ऑफ योर ऑपरेशंस म्यूचुअल फंड? अभी इस वक्त स्थिति क्या है? वही 2 हफ्ते पहले हमें वो लाइसेंस अबाउट 11 अप्रैल को मिला था। तो उसके बाद पहले एनएफओ के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमारे फंड लॉन्च होंगे। तो अभी हमारे पास कोई फंड्स नहीं है किसी के लिए, बस लाइसेंस मिला है। लेकिन इसके अप्रूवल के बाद ही हम एनएफओ करेंगे, उसके बाद हमारे फंड्स लॉन्च होंगे। तो उसके लिए 2-3 का टाइम लगता है, क्योंकि सेटअप का पहले बार सेटअप का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। फिर उसके बाद की जो स्कीम हम डेट में भी, इक्विटी में भी और हाइब्रिड में भी लॉन्च करेंगे ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट। अब मंथ्स तो नहीं कह सकते, अब ईयर्स में ही सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लॉन्ग टर्म लॉन्च स्ट्रैटेजी करें। पर हमारा यही है कि वी शुड हैव गुड प्रोडक्ट्स। जिस तरह से हमने पीएमएस में परफॉर्मेंस दिया है उसी तरह से हम देना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में भी। और इंडियन स्टॉक मार्केट्स, अगर फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में भी आरबीआई अनुमति दे अगर, तो वहाँ भी वी वुड लव टू हैव स्कीम्स दैट इन्वेस्ट, और डेट और हाइब्रिड में भी हम स्कीम्स लॉन्च करेंगे। दीपक जी, हमारे सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपके म्यूचुअल फंड्स अच्छा करें, आपके साथ निवेशक अच्छा करें, इसके लिए। अच्छा, 1-2 थीम्स पे और आते हैं। आई मीन अभी आप स्क्रीन पे देखें तो आज लास्ट क्वार्टर मुझे याद अच्छी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस बार डालमिया भारत ने नंबर्स देने के बाद इस पूरे सेक्टर में एक जान सी फूंक दिया स्क्रीन पे। सीमेंट पे आपका टेक में, इज द टाइम टू चेज सीमेंट राइट नाउ? अब वक्त है क्या? सीमेंट का एक्चुअली इंडिया में सीमेंट स्टोरी ऐसी है कि एक तो या तो कंपनीज बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत चीप है। और जो चीप है वो ग्रो नहीं करती हैं, जो एक्सपेंसिव है वो ग्रो करती हैं। बट एक्सपेंसिव भी आप उतना ही, अगर ये कर रहे हो तो उतना ही दे रहे हो। लेकिन इसमें ये एक चीज है कि सीमेंट में इंडिया में कार्टेल है, तो एक तरह से कमोडिटी है, लेकिन वो अपना प्राइसिंग पावर संभव रख पाते हैं। किसी और को मतलब कोई कार्टेल को ब्रेक नहीं करता है। जब लोग बढ़ाते हैं प्राइस तो सब लोग बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एक एक तरह का ग्रोथ बन जाता है। पर इसमें आप अगर 10 साल का भी ग्रोथ देखें तो ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में 10-12-13%। आप प्राइस इंक्रीज कर भी लो तो आपके वॉल्यूम्स उतने इंक्रीज नहीं होते हैं। और एक क्वार्टर आपका साल का उसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि बारिश आती है और आप सीमेंट ऑफटेक बहुत कम होता है। तो इस वजह से हमें सीमेंट सेक्टर में ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ठीक है, अगर आप कमोडिटी प्लेयर्स या वैल्यू प्लेयर्स हो तो शायद सीमेंट में वैल्यू आपको दिख जाए किसी प्लेयर्स में। पर हम जैसे जो ग्रोथ का नज़रिया रखते हैं, तो मुझे लगता है कि और बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ लैंडस्केप बहुत बड़ी है, और सीमेंट से तो बेहतर ही है। सो इसलिए हमारे पास ज़्यादा कोई सीमेंट स्टॉक्स नहीं है। ओके, फार्मा में अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं अभी ऑफ लेट सभी फार्मा स्टॉक्स में। क्या वो टैरिफ का डर खत्म हुआ? क्योंकि यहाँ तो लगे ही नहीं थे, तो वापस तो क्या ही लेंगे, बाकी सब जगह वापस ले लिए। एक्चुअली वो भी पता नहीं, वो बाकी सब जगह वापस ले यहाँ लगा दे। आजकल रात को 8:30 बजे के बाद ही पता चलता है जो होना है, या फिर जो जिसके मन में जो होगा। लेकिन ये जरूर है कि ओवरऑल जो फियर था कि बहुत टैरिफ लगेंगे, हर चीज पे लगेंगे, यहाँ भी अगर आप हर चीज पे टैरिफ वापस ले रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं देखो 10% से ज्यादा हम लगा नहीं सकते हैं, तो फिर एटलीस्ट थोड़ा सा ये प्रेशर कम पड़ जाता है कि हमें पता नहीं कल किस फार्मा कंपनी पे किस तरह का टैरिफ लगेगा। आई थिंक वो एक दैट इज अ फियर दैट इज गॉन नाउ। तो क्योंकि उनके प्राइसेस बढ़े नहीं थे, क्योंकि वो भी आईटी की तरह थोड़े से वीक थे। और जो ड्रग्स और वो जो एपीआई का डिमांड जो है वो एक्चुअली वो जितना था उतना ही है। लोग कम बीमार तो नहीं पड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फार्मा शुड स्टेज रिकवरी थोड़ा सा। जो बाकी मार्केट रिकवर कर गया है पिछले 2 महीने में, आई थिंक नियरली 7-8% मार्केट ऊपर गया है, और उसका मतलब डिफरेंशियल फार्मा में शायद उतना नहीं आया है। तो आई थिंक थोड़ा सा मेकअप जरूर बनता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक फार्मा में बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत सारे बोरिंग भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जहाँ पे जेनेरिक्स हुए, आई थिंक वहाँ पे उतना ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशंस हैं, या फिर पेटेंट ड्रिवन इनोवेशन ड्रिवन जो कंपनीज हैं,
उसमें आई थिंक आप पॉजिटिव सरप्राइज लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक यहाँ पे आपको सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और टैरिफ का आई थिंक इतना डर नहीं है अब तो कंपनीज को थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे पास अभी कोई पोर्टफोलियोज में अभी हमने फार्मा का वेट कम ही रखा था क्योंकि टैरिफ का अभी पता नहीं था, लेकिन अब एनालाइज रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा एनालाइज करके देखेंगे किस में जाएंगे हम। बिल्कुल, तो फार्मा को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक ही हैं, बिल्कुल कोई दवा की ज़रूरत तो सबको पड़ती ही रहेगी लॉन्ग टर्म में भी। सर, आपने थोड़ी देर पहले कुछ थीम्स गिनाई, उसमें एनर्जी सेक्टर का जिक्र नहीं किया आपने। क्या एनर्जी सेक्टर जिस तरीके से, हालांकि आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों तेज़ी भी देखने को मिल रही है थी, स्पेशली PSU स्टॉक्स में देखें आप एनर्जी बास्केट में, वहाँ पे एक उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से सरकार इस पूरे सेक्टर को लेकर अग्रसर है। आपने क्या एक्सपोजर बढ़ाया है या बढ़ाने का सोच रहे हैं? तो पावर में दो तीन चीजें शेयर जी। आई थिंक द मेन थिंग इज कि आप पावर में कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो। ट्रांसमिशन एसेट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स हैं, और फिर पावर जनरेशन वाले एसेट्स हैं जो या तो पावर बनाती है या फिर उसको ट्रांसमिट करती है या फिर उसको वहां से और सिटी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टॉक्स है, वो तो प्योर एनर्जी हो गई। फिर आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स हैं, आप क्या गैस प्रोड्यूस करते हो या फिर आप गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। तो अलग सेक्टर्स में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लग रहा है ओवरऑल एनर्जी ट्रांसमिशन में और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में अभी भी बहुत स्कोप है। इंडिया में लास्ट माइल और ट्रांसमिशन में आई थिंक अभी भी नेसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, अर्ली स्टेज है। इसमें और इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और आपको शायद, आप बम्बई में हो तो आपको पता नहीं लगता है, बट मोस्टली इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया में पावर कट्स अभी भी लागू हैं और समर में और लागू होंगी। होपफुली एक दिन इन द नियर फ्यूचर इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि शायद पूरे कंट्री में का पावर कट्स ना हो। बट इसी में स्कोप है, इसी में आई थिंक डेवलपमेंट होगा और इंडिया उसी तरफ आगे बढ़ेगी। तो इस ऐसी कंपनीज में आई थिंक लॉन्ग टर्म फोकस आपको रखना चाहिए। पर ऐसी कंपनीज में ये भी दो चीजें हैं, एक तो आप ओवरपे मत कीजिए, और दूसरा आप कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा डेट हो उसमें जरा सा ध्यान से जाइएगा बस। क्योंकि यहाँ पे डेट आपको हमेशा, एनर्जी कंपनीज में डेट कैन बी अ रियल नेगेटिव इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपका लीनियर नहीं होता है ग्रोथ, आपका एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैट होके फिर ऊपर चला जाता है। उस फ्लैट पीरियड में आपको डेट का बड़ा नेगेटिव प्रेशर आ जाता है, और काफ़ी कंपनीज इसी टाइम पे बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें आप देखें अगर, तो देन यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म फोकस ऑन इवन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए दीपक जी, बिल्कुल ये तो खैर एक प्रिविलेज है मुंबई में रहने की, एटलीस्ट ये मत छीनिए हमसे कि वो पूरे टाइम लाइट आती है। हम आप जैसा बनना चाहते हैं, आप हम जैसा आप मत बनिएगा। नहीं, खैर बेंगलुरु की अपनी अपनी अच्छी खुद मतलब क्वालिटीज़ हैं। भारत के सभी मेट्रोज से मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली का खाना, बेंगलुरु का वेदर, मुंबई का बाकी सब कुछ, डिसिप्लिन और ये इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी, ये सब मिल जाए, थोड़ा कोलकाता का स्ट्रीट फूड, ये सब मिल जाए और एक ऐसी सिटी बन जाए वीरू, तो शायद वहाँ रिटायरमेंट का एक प्लान बन जाए। जरूर जरूर। अभी कहाँ रिटायर हो रहे हैं आप? अभी तो आपको लंबी पारी खेलनी है ना? श्रीनिवास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और बात की आपने। ईश्वर करे आपके यहाँ हर टाइम बिजली आए, और आपका जो म्यूचुअल फंड NFO जो आप चालू करने वाले हैं उसका अप्रूवल भी जल्दी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनुज, अब इंडेक्स की स्ट्रेटजी पे आते हैं, है ना? थोड़ा सा मैं क्लास ऑफ स्टॉक्स को देखूँ ना अनुज, टूवर्ड्स जो क्लोजिंग में चढ़ रहे हैं, उसको देखने के बाद मेरा प्रश्न आपसे ये होगा, क्या ये क्लोजिंग थोड़ी सी स्केप्टिकल नज़र आ रही है आपको, और व्यू क्या रहेगा इस प्राइस में? बिल्कुल, थोड़ी स्केप्टिकल बिल्कुल नज़र आ रही है वीरू मुझे ये क्लोजिंग। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट करके जाएं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अब आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। अब मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि एक हमने बहुत अच्छा मूव देख लिया, एक्सपायरी हो गई, अब प्रॉफिट बुक कर लें, और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में प्रॉफिट बुक कर लें, और अब साइड में बैठे न्यूट्रल हो जाएं अब मार्केट में कुछ समय के लिए, और उसके बाद उसके हिसाब से घर जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट डाइसी हो रहा है। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क, थोड़ा सा थकावट के भी संकेत हैं, और एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ओपन ज़रूर हो रहा है, और हेजिंग भी नहीं कर पाएंगे आप इस मार्केट में। देखिए,
अब तक तो आप फिर भी हेजिंग कर सकते थे क्योंकि आप एक्सपायरी वीक में थे तो ऑप्शंस के थ्रू आप हेज कर सकते थे। अब तो ऑप्शन भी बहुत महंगे होंगे, तो उस हिसाब से एक नई सीरीज़ की शुरुआत होगी। तो मेरे ख्याल से इस समय मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल रहिए। शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि मार्केट का टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है। कल को सुबह आप उठे और एक 100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो क्या करेंगे? तो इसके लिए कल सुबह एक फ्रेश व्यू लेंगे वीरू, और उसके बाद एक शायद एक अप्रोच लेंगे मार्केट पर। लेकिन एक चीज़ है वीरू, थोड़ा सा मार्केट में एक फ्लेवर आ रहा है कि थोड़ा सा फटीग आ रही है, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टुवर्ड्स द एंड एक्सपायरी रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखा क्या? बिल्कुल, मैं अनुज दिख रहा था, मैं थोड़ी आईवीज पे दिख रहा था। मैं टुवर्ड्स क्लोज मतलब रोलोवर्स प्लस आईवीज किन किन में शूट अप हुई हैं। एक था सीमेंट स्पेस, एक था अगर आप देखें आपका टायर स्पेस, रिलायंस में शूट अप हुई। और एक बार रिलायंस लेके आइएगा, मैं रिलायंस का जिक्र बहुत देर से करना चाह रहा था। रिलायंस आज क्लोज हो रहा है 200 डेमा पर। अगर ये प्राइस क्लोज होता है तो 200 डेमा पर। और एक और चीज़ मैं कहूँगा जिस पे मैं टेक लेना चाहूँगा प्लीज़, और ये जो मैंने स्केप्टिकल शब्द का जो जिक्र किया था, क्यों किया था, मानस लुक एट BEL 306 पे। पिछले 10 मिनट में इस स्टॉक को देखिए, आपका व्यू क्या होगा इस स्टॉक पे? देखिए BL की जहाँ तक बात है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, हालांकि हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, 297 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 310 के ऊपर 325 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, BEL पर नज़र रहेगी। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले है नेस्ले, और यहाँ डीलर्स STBT की एडवाइस दे रहे हैं। जो FIS की सेलिंग जारी है FMCG स्टॉक्स में, यहाँ डीलर्स को लगता है शायद नेस्ले में 20 से 30 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये एक काउंटर है जहाँ डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। हालांकि एक्सिस बैंक रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के पहले पहले काफ़ी सारी HNI बाइंग इस काउंटर में चालू है, और रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद में डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है कि 1230 से लेकर 1235 तक के टारगेट्स में फ्यूचर्स में आ सकते हैं, और यहाँ वो थोड़ी बहुत पोजीशंस तेजी की बना रहे हैं। ओके, चलिए तो ये इस समय दो ट्रेड्स। अब फटाफट से BTST कॉल्स लेते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक वही करूंगा, सन फार्मा। वो अब भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर और कोई कॉल है नहीं मेरे पास। 1801 के आसपास है, 1793 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, करीब 7-8 रुपए का। टारगेट वही 1820 1830। प्रकाश सर, आज आपने खाना खाने के बाद क्या सन फार्मा की फ्रेंचाइजी ले ली क्या सर? सन फार्मा फार्मा में कुछ और अच्छा लगा आपको है? और कोई अच्छा लगा नहीं, जितना कि कन्विक्शन वाला नहीं लगा। पर मार्केट डाउन है 313 पॉइंट आधी रात को, कल सुबह तक कुछ भी भरोसा नहीं। या तो मोदी साहब कुछ करेंगे, साहब कुछ करेंगे। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। दवा के साथ रहिए, स्टे विद फार्मा, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ये। शिल्पा जी, आपके कैरी करेंगे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं लॉन्ग चलना जाऊंगी। यहाँ पे मुझे लगता है हिंद सिंह पे ध्यान देना चाहिए। हिंद सिंह यहाँ पे 467-68 लेवल्स के लिए एक BTST के हिसाब से आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 450 का मेंटेन कीजिए। BTST हिंद सिंह शिल्पा जी की तरफ से। रुजु जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? जी, फार्मा ने मेरी तरफ से भी रहेगा, वो है सिप्ला, जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो आइडियली लास्ट 4 हफ्ते देखे तो स्टॉक के कंसोलिडेशन के फेज में था, और वो जो पूरा रेंज था, वो रेंज का हायर एंड आज ब्रेकआउट हुआ है डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ, और क्लोजिंग भी उसके ऊपर आ रहा है। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। सो करंट लेवल्स पे सिप्ला में 1530 के नीचे स्टॉप लॉस रख के BTST के लिए खरीदारी करके जाए, और 1590 1585 के अराउंड टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। सिप्ला पिक रुजित जी की तरफ से आता हुआ। मानस जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिहाज से BTST? तो देखिए, अल्ट्राटेक में खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट तो देखने को मिला है। तो अल्ट्राटेक के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। अब आपको मई मंथ का फ्यूचर लेना है तो मैं उसके आपको प्राइस बता देता हूँ। अल्ट्राटेक का मई मंथ का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 12,212 रुपए का ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,100 का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 12,450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अल्ट्राटेक के मई के फ्यूचर में। सोमिल जी, आप क्या कैरी करेंगे? अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स में ऑल टाइम हाई पे क्लोज होते हुए आपका ट्रेड कल मॉर्निंग के लिए, फ्राइडे को? होगा BPCL ऑन द सेल
यहाँ पे जो पूरा फॉल हमने देखा लास्ट 6 महीने में, उसका 50% रिट्रेसमेंट हो गया है। ऑन द आवरली चार्ट्स एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो नीचे की तरफ टूट चुका है। तो स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे 308 का, और जो टारगेट होगा वो नीचे में 285 का। ओके, बीपीसीएल 371 पे। रुचित आपका ट्रेड? नहीं, अमित जी आपका ट्रेड? देखा, मैं इसलिए रुचित के पास जा रहा था। अमित जी प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। अमित जी, वो अनम्यूट वाला बटन दबाइए प्लीज। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। वीरेन जी, अपोलो टायर के साथ जाऊंगा। अपोलो टायर ने रिसेंटली 450 का अपना रेजिस्टेंस क्रॉस किया है और आज के सत्र में 200 डेमा भी यहाँ पे रिगेन किया है। यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बीटीएसटी के लिहाज से 465 का स्टॉप लॉस रहेगा और 480 के टारगेट्स रहेंगे। देखिए, इसी बहाने भगवान को भी याद कर लिया आपने अमित जी, क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, म्यूट बटन का एक फ़ायदा और हो गया है ना, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। और एक बार एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रेड्स के साथ साथ अब हमें ट्रेजेक्ट्री क्या मिल रही है। श्रेया, हमने लगभग 2:01 पे जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, यही प्राइस था 24,253 और क्लोज में भी 3:19 पे भी यही प्राइस है, यही प्राइस 24,253। बड़ा टफ था वो नजर नहीं आया ये। मार्केट में। ऑप्शन राइटर्स, कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स ने इस क्लोजिंग का फायदा उठाया, आज पूरे सेशन का फायदा उठाया आज। खैर, मैं आपको जरा मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ इन डेरिवेटिव्स। पिक्चर क्या है उसको देखते हैं। आइए, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग इवनली पॉइज्ड है। हर ब्रांच, हर शाखा इस वक्त बाजार की 62 लॉन्ग, 36 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 74 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 50-50 स्टॉक्स में। लॉन्ग कहाँ पे विजिबल था क्लियरली? आज फार्मा, सीमेंट की तरफ बाजार का झुकाव था एंड फ्यू बैंक्स एज वेल। लॉन्ग में सबसे ऊपर था आज, रखिए स्लाइड डायरेक्टर साहब, दिवीज लैब, इंडसइंड बैंक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन, ओरेकल फाइनेंशियल्स। स्टेबल चार्ट्स थे ये। और उसके बाद लेके आइएगा आप जरा प्लीज़ एक बार शॉर्ट कवरिंग डालमिया भारत में पोस्ट नंबर्स, टाटा एलेक्सी, आरबीएल, पेटीएम, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसके बाद आता है शॉर्टिंग का आंकड़ा। शॉर्टिंग किस किस में हुई थी आज? सिंजिन में पोस्ट नंबर्स गजब क्रैक हुआ ये। एचयूएल में थोड़ी सॉफ्टनेस थी आज, इनिशियली अच्छी स्ट्रेंथ के बाद कल स्ट्रेंथ थी, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद सिंक हुआ स्टॉक। बायोकॉन, आदित्य बिरला कैपिटल, सारे के सारे सिंक हुए आज। और जो लास्ट स्लाइड है जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, उसमें कल्याण, भारत फौज, मैक्रोटेक, पेज इंडस्ट्रीज और ग्रेनवेल जैसे स्टॉक्स थे जो वो आज बैकवर्ड पे रहे। बट शिल्पा जी, ये रिलायंस की क्लोजिंग कैसी लग रही है? विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट एट 1302 क्या ये आपको इम्प्रेस कर रहा है कल के लिए? मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब आइसोलेशन पे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट इंडेक्स के लिए एक सेवर, एक अच्छी क्लोजिंग। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छी क्लोजिंग भी है और इनफैक्ट हमने कल ही रिलायंस में एक बुल कॉल स्प्रेड भी प्रबंधक लीलाधर में रेकमेंड किया है। 1300 कॉल हमने बाय किया है सेम 40 to 45 लेवल्स पे एंड 1400 कॉल सेल कराया है अराउंड 10 रुपीज। तो सेम लेवल्स पे है। अभी भी किसी को करना है तो आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं। आपका मैक्सिमम आउटफ्लो 30-35 रुपीज का है और मैक्सिमम गेन आपको 65 से 70 रुपीज का मिल जाएगा। रिलायंस जो लेवल पे आज यहाँ अब अभी जो ट्रेड कर रहा है, ये 1280 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है बहुत अच्छा बाय है फॉर टारगेट्स ऑफ 1360 से लेकिन 1380 ऑन इमीडिएट बेसिस। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो 1420 इस पर आपको दिखते हुए मिलेगा। ठीक है, रिलायंस पे ये राय आते हुए शिल्पा जी की तरफ से एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से जो एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि ये हमारी पेरेंट कंपनी कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ऐसा करें। एक और स्टॉक की बात करते हैं, इटर्नल। जोमेटो 236 पर कर रहा है कारोबार, आज डेंट पड़ता हुआ नजर आया। इसकी जो फूड डिलीवरी बिजनेस के सीईओ हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चले हैं, लेकिन वो और भी भूमिका निभाते रहेंगे कंपनी में। उस खबर के बाद डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। और आप देखें तो फिलहाल इसमें पिछले कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही थी। एक महीने में 12% से ज़्यादा का रिटर्न तो दिया है। अमित जी, आप बताइए, जोमेटो इटर्नल कैसी स्थिति लग रही है इस पर्टिकुलर काउंटर की? अभी वोलाटाइल तो इसने पिछले कुछ सत्रों में हमें वोलाटिलिटी देखने को मिली है। जिनके पास है वो क्या करे, होल्ड करे? जिनके पास नहीं है उनको क्या हिदायत होगी? जी शेयर होल्ड करने की सलाह है। आपने डेफिनेटली सही कहा, थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है, बट एट द सेम टाइम एक इसका जो रेजिस्टेंस था 228 का स्टॉक ने रिसेंटली क्रॉस किया, 200 डेमा भी क्रॉस किया। तो जब तक 228 ब्रीच नहीं होता, मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है
थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में है, अप मूव स्लोली एंड स्टेडीली होगा, बट एट द सेम टाइम किसी के होल्ड है तो 228 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 228 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ फिलहाल नजर आ रही है अमित जो को इस पर्टिकुलर काउंटर में। कुछ और काउंटर्स की बात कर रहे हैं जो शानदार क्लोजिंग दिखाने की तरफ बढ़ रहे हैं। रिलायंस की जिक्र कर लिया हमने, शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। मेटल पैक में एकदम अभी थोड़ी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। साथ ही आप देखिए टाटा स्टील यहाँ पे भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार रखते हैं स्क्रीन पे, टाटा स्टील भी देखिए। जेएसडब्ल्यू स्क्रीन पे एक बार ये पर्टिकुलर काउंटर जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर देखिए लगभग आधा फीसदी की तेज़ी 1044 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। रुचित जी आप बताइए जेएसडब्ल्यू स्टील की क्लोजिंग कैसे देख रहे हैं मेटल पैक में, और जिस तरीके से वो अनाउंसमेंट हुई थी 12% सेफगार्ड ड्यूटी के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में तेजी तो देखने को मिल रही थी। अभी कैसे चार्ट्स में ये प्लेस्ड है, क्या स्ट्रैटेजी आप सलाह देंगे इस पर्टिकुलर काउंटर में? ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का पॉजिटिव है। हमने जो बीच में डिप भी देखा था नो मेटल स्पेस में, जहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स ने एक नया लो बनाया था, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक हायर लो बना के विद इन द सेक्टर आप देखें तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। सो आई थिंक अगर वो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 1000 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए 1000 टू 980 की रेंज में। तो 980 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है को होल्ड करे और ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो नियर टर्म में 1120 1140 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम स्ट्रांग ही नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से जेएसडब्ल्यू स्टील। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। ज्वेलरी स्टॉक्स में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। टाइटन पे हम लगातार बात करते रहते हैं, एक बार टाइटन रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ भी निचले स्तरों से आज एक रिकवरी देखने को मिली और ऑलमोस्ट ये भी अप होकर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है 33,083 के लेवल पर। आप देखें गोल्ड स्टॉक्स में भी तेजी, ज्वेलरी स्टॉक्स में भी तेजी। टाइटन पे एक राय लेना चाहूँगी मानस जी आपसे। टाइटन बताइए कैसा लग रहा है, ये चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड हैं, और काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पे, कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा सवाल भी आते रहते हैं। तो देखिए व्यू तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। 50 वीक मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस को जरूर रिवाइज करके अब 3350 के नीचे कर लें और टारगेट 3450 के आसपास के आप रख सकते हैं। ओके, टाइटन एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ ये, और अब एक काम करते चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जरा मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ आपको टुवर्ड्स क्लोजिंग, मतलब सेक्टर्स के आधार पर, सिर्फ स्टॉक्स के आधार पे नहीं। एक बार रखता हूँ मैं आपके स्क्रीन पे स्क्रीनर खुद का जो होता है, आई मीन बाइसेक्ट करने के लिए बाजार को, हीट मैप जिसे कहते हैं, कि एग्जैक्टली सेक्टर स्पेसिफिक क्या हुआ आज। सेक्टर स्पेसिफिक इसमें आज बहुत सारी स्क्रिप्ट जो थी वो, एक सेकेंड, हाँ अपलोड हुआ। सीमेंट टॉप OI गेनर ऑन द लॉन्ग साइड, फॉलोड बाय केमिकल्स, न्यू एज, देन बैंकिंग और फिर मेटल्स आते हैं। रियलिटी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, देन फार्मा, उसके बाद फाइनेंस, FMCG, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे पूरे के पूरे अगर आप देखें तो जोन में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। ये दो चीज़ें थी। फिर आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा शॉर्ट बिल्डअप सिंजन में, HUL में, कल्याण और भारत फौज, दिवीज लैब, दालमिया, आइनॉक्स और इंडसइंड बैंक में सबसे 4 स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, एरिडा में और पूना वाला फिल्म कॉर्प, ये 4-5 स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अच्छा, को आज के बहुत स्ट्रॉन्ग केस क्या थे, ज़रा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे वो लेके आइएगा। सेक्टोरल पैटर्न जो सबसे स्ट्रॉन्ग था उसमें कुछ रहा नहीं, कि फार्मा था और सीमेंट था। और बैंक निफ्टी लेके आइए, अब बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी कौन से जोन में क्लोज दे रहा है? येट अगेन 55,000 के पुट राइटर्स के ऊपर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और निफ्टी जो है वो जो नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, जो नई सीरीज़ का पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अभी भी सबसे बड़े पुट राइटर्स जो हैं वो 24,000, 24,100 और 24,200। टॉप OI है 24,000 पे, 24,100 पे। ये रही इसकी पिक्चर। रोलोवर्स में इनफैक्ट अभी जिक्र इसका करना पसंद नहीं करूँगा। मैं रोलोवर्स की अगर आप देखें कल जो समरी है वो कल सुबह ही दूंगा। बट अब आते हैं, आइए स्टॉक्स पे। पहले एक काम करते हैं, इंडेक्स लेके आइए। निफ्टी 50 का बिहेवियर, निफ्टी में क्या आज सिंक हुआ और क्या स्ट्रॉन्ग है। देखिए
टुवर्ड्स क्लोज जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो फेवर में है मेरे, अगर मैं लॉन्ग ट्रेडर हूँ, कि रिलायंस ने आज 200 EMA स्ट्राइक किया और क्लोज होने जा रहा है 200 EMA के ऊपर। ये आपके स्क्रीन पर आप देखें, सारे सेक्टर इंडिसेस लाल में है, लेकिन याद रखिएगा लॉसेस का पैटर्न बहुत सिवियर नहीं है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट। मेरे शब्द का मतलब समझिएगा एनवायरनमेंट जिसमें हम हैं। बाकी IT स्लाइटली इन द बैक फुट, मिड कैप स्लाइटली इन द बैक फुट, बट ये लॉसेस अगर आप देखें मोर और लेस पेन नहीं, थोड़ी टायर्डनेस दिखा रहे हैं, थकान थोड़ी दिखा रहे हैं। अब आ जाइए डायरेक्टर साहब निफ्टी 50 पर, जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार। 50 का बिहेवियर क्या रहा। रिलायंस का मैंने जिक्र कर ही दिया, और जो काउंटर्स आज स्ट्रॉन्ग रहे उसमें इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज। सुबह से अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी मजबूती थी, ग्रासिम, सिप्ला, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, और आज फार्मा स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके बंद हुए। HUL डिजास्टर्स रहा, सुबह स्ट्रॉन्ग मूव, देन कोलैप्स। भारतीय एयरटेल पर भी न्यूज़ फ्लो बहुत बाजार को पसंद नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, इसलिए कोलैप्स हुआ ये। बाकी आयशा मोटर्स, ICICI बैंक, ONGC, एटर्नल, श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो आज बैकफुट पे रहे। एक सेकंड दिखाइए मारुति क्या कर रहा है। मारुति मेरे को स्क्रीन पे भी विजिबल नहीं है, यार इट्स फ्लैट, बट मारुति के नंबर्स आने हैं, उस पर निगाहें रहेंगी। और बड़े उलटफेर जो इस हफ्ते के रहे उसमें टाटा एलेक्सी भी रहा, और टाटा एलेक्सी अब जाके 5945 पे, जो परसों रिवर्सल आया था, वो इसको ले आया है इसके 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ये है टाटा एलेक्सी। दिवीज लैब 5% के गेन के साथ इज हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई क्लोज। मेरे ख्याल से पॉसिबली ये सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ दिवीज लैब बढ़ रहा है, आज का टॉप फार्मा गेनर। और इस प्राइस में क्या था देखिए, सीमेंट, देन आपका फार्मा, उसके बाद टायर स्पेस, वेदर इट्स सीएट, वेदर इट्स अपोलो और वेदर इट्स MRF, सब में स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक और चीज़, आप और मैं जो खर्चा करते हैं उसका एक जरिया एक कंपनी और होती है, दैट्स SBI कार्ड्स। 92470 पर SBI कार्ड्स पोस्ट जुलाई 2023 अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज होता है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आज का रुझान है। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे। और आज सुबह जब हम पिरामिड्स देख रहे थे, मैंने आपको एक बात कही थी ना, जकड़ के रखा था ऑप्शन राइटर्स ने निफ्टी और निफ्टी बैंक को, मोस्ट स्पेशली निफ्टी को। वो 24,300, 400, 500 के कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने नीचे। खैर श्रेया, ये अप्रैल की सीरीज़ का अंत हो ही गया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रहा इस सीरीज़ में जी। शुरुआत हुई थी इस सीरीज़ की मोर और लेस 23,490 पे, डिप आया 21,800 तक और क्लोज आया 24,200 तक। कितनी वोलेटाइल ये सीरीज रही। खैर, कोई समस्या हो तो उसका निदान करने के लिए क्या कार्यक्रम है आपका आज? हर दिन की तरफ मार्केट का पंचनामा है। रचना वैद्य जी हमारे साथ मौजूद होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपसे थोड़ी देर में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X, YouTube, Facebook, Instagram पे हमारे साथ जुड़े, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। और क्लोज उतनी वाव नहीं रही अप्रैल सीरीज़ की, लेकिन जिस तरीके से डेटा रखा वीरू जी ने, आप सभी ने देखा। लेकिन देखने वाली बात होगी कल फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज़ का आगाज़, कैसे शुरुआत होती है मार्केट की, देखने वाली बात होगी। सीधे हम करेंगे शिरकत मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।